Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Kultan Shubham and I'd like to welcome you all to session number 57 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है Procure to Pay Cycle in D365 Business Central, previously known as NAV, and this session will be presented by Akash Shukla. He's working with IBM as functional consultant. So Akash, over to you. थैंक यू गुलशन। ओके, सो आज का जो सेशन है प्रोक्योर टू पे, ये बेसिकली हम पूरा परचेज साइकिल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि परचेज प्रोसेस एज पर डॉक्यूमेंटेशन वो क्या है, राइट। एक स्पेसिफिक बिजनेस सिनारियो को लेके उससे रिलेटेड सेटअप्स क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, और उसके बाद हम फिर बिजनेस सेंट्रल में जो पूरा डेमो करें देखेंगे कि कैसे परचेज ऑर्डर बनाना है, रिसीट, इनवॉइस एंड हाउ टू मेक द पेमेंट टू वेंडर। बिफोर आई वुड स्टार्ट, राइट, मैं पहले चालू करूँ उसके पहले मैं यहाँ पे पूरा एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये जो फ्लो आपको दिख रहा है, राइट, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया हुआ है, ये 2013 का माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया गया ये फ्लो चार्ट है। तो एज पर माइक्रोसॉफ्ट, राइट, जो परचेज टू पे साइकिल है, राइट, वो पूरी साइकिल परचेज ऑर्डर से स्टार्ट होती है, उसके बाद पोस्ट रिसीट, राइट, देन इट्स कन्वर्टेड टू पोस्टेड रिसीट, वहां से अपना आइटम लेजर एंट्री बनती है, आइटम लेजर एंट्री इन्वेंट्री बनेगी जब व्हेन वी गेट द इनवॉइस, उसके बाद हम इनवॉइस पोस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मेरा वेंडर पे पेएबल अकाउंट चला जाएगा और साथ के साथ में चार्ट ऑफ अकाउंट्स और इशू पेमेंट। अब ये जो है ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ है कि इसका ही इतना ही परचेज टू पे में आता है। लेकिन इसके बाद अभी ये डाउट रहेगा कि फिर व्हाट अबाउट परचेज कोट एंड ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। तो पर इसके ऊपर भी अगर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है कि नहीं हमको एक तो और भी प्रोसेस इंक्लूड करना है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस सिनेरियो, राइट, तो आप परचेज का जो प्रोसेस है वो आप परचेज कोट से भी इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। आप परचेज कोड बनाइए और परचेज कोड को कन्वर्ट कीजिए परचेज ऑर्डर में एंड देन सेम स्टेप, राइट। दूसरा है अपने पास परचेज ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, राइट। तो ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर भी क्या कहते हैं, वही है कि वहां पे एक अगर यूज आपके पास ऑर्डर है तो आप ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर बनाओ, वहां से ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर को आप कन्वर्ट करो परचेज ऑर्डर में, फिर सेम प्रोसेस जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का ये डॉक्यूमेंटेशन है। नाउ एक और चीज जो इसमें मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, क्योंकि अभी हर एक चीज को हम एक्सप्लेन ऑलरेडी अपने सब सेशंस में इंक्लूड कर चुके हैं, जैसे ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर पे हमने सेशन नहीं दिया, बट यस हमने डिलीवर किया है ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर पे, और जो कि एग्जैक्टली सेम जैसा मेरा सेल साइड वर्क करता है एग्जैक्टली सेम मेरा परचेज साइड भी वर्क करता है, राइट। तो वो है आपका, तो आप अगर सेल्स ऑर्डर को देखेंगे तो आप उससे क्वाइटली सिमिलर आप सेम चीज आप ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसमें ब्लैंकेट को वहां पे पूरा डीप डाइव किया गया है, राइट। नाउ सेकेंडरी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, जो जब हम पोस्ट करते हैं, राइट, पोस्टिंग करते हैं, जब हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट जाता है अपना, उस टाइम पे जो इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट आता है, जीएल इम्पैक्ट आता है, जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल वाला वो, और उससे रिलेटेड जो भी अब हम फाइनल इनवॉइस पोस्ट करते हैं उस टाइम पे जो अपना क्या कहते हैं जीएल पे इम्पैक्ट आता है, ये इन सारों का पूरा 2 सेशन में मैंने खुद वो सेशंस दिए हुए हैं, राइट। पोस्टिंग सेटअप 1 एंड 2, वहां पे आपको पूरा डिटेल डाइव है कि कौन कौन से सेटअप होते हैं, वेंडर पोस्टिंग ग्रुप, और वो सारा करेक्ट उनके हिसाब से क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा जब आप परचेज रिसीट पोस्ट करोगे, आप इनवॉइस पोस्ट करोगे तब, और पेमेंट पोस्ट करोगे तब। तो वहां पे भी वो जो 2 सेशंस हैं पूरे अराउंड 2.5 घंटे के हैं वो दोनों, तो उसमें पूरा डीप डाइव किया गया हुआ है। और जो इशू पेमेंट है, पेमेंट पे भी क्या है कि अलग अलग सेशन, मतलब अलग अलग तरीके से आप पेमेंट इशू कर सकते हो। पहला ऑप्शन, आप सीधा पेमेंट जर्नल पे जाएंगे, राइट, और जैसा हम करते हैं पेमेंट जर्नल पे गए, वेंडर सेलेक्ट किया, बैंक सेलेक्ट किया एंड मेक द पेमेंट। दूसरा ऑप्शन है आप वेंडर लेजर एंट्री पे जाओ, जिस लेजर एंट्री के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है, जिस वेंडर का फिल्टर लगा के, वहां से भी आप क्रिएट पेमेंट करके ऑप्शन आता है, वहां से भी आप उसको करके और पेमेंट जर्नल पे लाइन लेके आ सकते हो। दिस इज द पार्ट 2, आप पेमेंट करेगा। तीसरा है सजेस्ट वेंडर पेमेंट,
राइट। सजेस्ट वेंडर पेमेंट पे गुलशन ने काफ़ी डिटेल सेशन किया हुआ है, जो कि रिकॉर्डेड अपने चैनल पे है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मैं ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये सेशन है, राइट, जैसा कि हम लोगों को बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है पर्सनली, धवल को, गुलशन को, इवन माई सेल्फ, और एज वेल एज हमारे जो कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर भी पूरा ऐसा आता है कि सर बेसिक से स्टार्ट करना है, राइट, हमको शुरू से शुरू करना है, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अभी जिसको स्टार्ट बिगिनिंग से करना है, तो ये वो सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं जहाँ पे हम अब पूरा एक स्क्रैच से लेके चल रहे हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से ये प्रोकर टू पे है, तो हम पूरा एक परचेज प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है, उसका हम पूरा ओवरव्यू देंगे हम, कि परचेज ऑर्डर बनाना है, रिसीट, और ये पूरा का पूरा बेसिक। इसीलिए मैं आपको बता दिया कि मैं इसमें डीप डाइव में किसी भी चीज में नहीं जाने वाला, क्योंकि हर एक फील्ड, हर एक डॉक्यूमेंट अपने आप में वो एक पूरा बहुत बड़ा वास्ट डॉक्यूमेंट है, राइट। कि अगर हम वेंडर कार्ड की बात करें तो देयर आर मेनी फील्ड्स, और जिसकी अपनी ओन इंपॉर्टेंस है। सेम परचेज ऑर्डर, अगर हम परचेज ऑर्डर को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो इट विल टेक एन आवर, कि भाई इतना फील्ड है और सबकी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, कि यहाँ पे पूरा बेसिक, कि अगर कोई नया बंदा है या आप किसी का, आपका कोई जानने वाला है जो जिसको आप चाहते हो कि नहीं बिजनेस सेंट्रल वो आए सीखे, उसके लिए हम ये पूरा का पूरा एक सीरीज लेके चल रहे हैं, प्रोकर टू पे, ऑर्डर टू कैश, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एंड आगे जो भी आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये एक पूरा बेसिक है, जो आप लोग अगर एक्सपर्टीज हैं, एंड आई होप यू आर, तो उसमें आपको एक थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा, एक रिकैप हो जाएगा, राइट। इसके अलावा ये पूरा का पूरा एक बेसिक सेशन है, एक पूरा बेसिक ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना आज का एजेंडा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिजनेस केस की बात कर लेते हैं, कि हम बिजनेस केस क्या रहेगा अपना। बिजनेस केस ये है कि एक कंपनी है, लाइक लेट्स से डायनामिक्स इंडिया इलेक्ट्रिकल्स ही, डायनामिक्स इंडिया इलेक्ट्रिकल्स को लैपटॉप परचेज करना है, राइट। सो डायनामिक्स इंडिया इलेक्ट्रिकल्स को लैपटॉप परचेज करने हैं, तो उसने क्या किया कि अपने वेंडर को एक परचेज ऑर्डर बना के दिया, राइट। मैं अभी सारी की सारी बाहर की चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, या अगर आपको ही क्या कहते हैं पूरा अगर परचेज जाना है, राइट, कि अगर आप खुद भी कुछ जीवन में बेसिक सामान लेने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो आप प्राइस देखते हैं, राइट, आप भाव ताव करते हैं, उसके बाद आप चीज़ों को लेके फिर आप उसके बाद मतलब पूरा एक फिक्स प्राइस जब हो जाता है, देन आप बोलते हो ठीक है हमें ये सामान दे दीजिए, करेक्ट। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा होता है कि लोग पहले रिक्वायरमेंट भेजते हैं, ईमेल में पूछेंगे कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, तो आप 2-3 वेंडर से आप बात करोगे, फिर जिससे आपका प्राइस सेट बैठेगा आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे। तो ये जो है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, राइट, कि आप 3 वेंडर को सेलेक्ट कर रहे हो, तीनों लैपटॉप के डीलर हैं, आपने तीनों को ईमेल भेजा, व्हाट्सएप भेजा, कुछ भी भेजा, राइट, और आप उन सब में जाके वहाँ से उनको बोलो कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए, और इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे 8 GB रैम और उसके बाद 500 GB SSD की मेमोरी का 14 इंच का लैपटॉप चाहिए 5, ठीक है। आपने ये अपना स्पेसिफिकेशन तीनों को भेज दिया, करेक्ट। अब उसके बाद वो क्या करेंगे कि वहाँ से फिर वो अपने अपने प्राइस देंगे, क्योंकि आप प्राइस मांगोगे, करेक्ट। तो आप जब प्राइस मांगोगे तो वो लोग अपने अपने प्राइस देंगे, देन यू नीड टू गो ओके कि मेरा बजट क्या है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, कि जो यहाँ पे बिजनेस सेंट्रल इन्वॉल्व नहीं है, राइट, लेकिन द मोमेंट व्हेन वी डिसाइड, अच्छा मुझे इसका सप्लायर ए के साथ में जाना है, इसका प्राइस सही है, इसका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सही है, इसका रिव्यू सही है, एवरीथिंग इज गुड, पेमेंट टर्म्स भी सही जा रही है, देन हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, राइट, परचेज ऑर्डर, और उस परचेज ऑर्डर को हम भेजते हैं, करेक्ट। सो लेट्स गो इन बीसी एंड क्रिएट आवर परचेज ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक दिस लैपटॉप, राइट। बिफोर दैट मुझे देख लेने दीजिए कि एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ सर्च बटन, राइट, टेल मी परचेज ऑर्डर, ठीक है, नया बटन, न्यू बनाना है मुझे, नया परचेज ऑर्डर, करेक्ट। वेंडर पे करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नंबर सीरीज है, तो ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, ठीक है। वेंडर नेम, आपको कौन सा सप्लायर लेना है, लेट्स से वाइड वर्ल्ड इम्पोस्टर, करेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और डेट,
इनवॉइस रिसीव्ड, ये कुछ नई फील्ड्स आई हुई है। बोला कि अगर हम फील्ड्स पे जाएंगे देन इट विल टेक टाइम, करेक्ट, क्योंकि हर एक फील्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब इसका पेमेंट टर्म्स आज की एक, इसका पेमेंट टर्म्स 0 डी होगा, इसलिए आज के आर्लियर ड्यू हो जा रहा है। अब ये वेंडर इनवॉइस नंबर यहाँ पे ये एस्ट्रिक्स मार्क आ रहा है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो उसके पहले हम बोला था जैसे कि कुछ फील्ड्स हैं, कुछ सेटअप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, करेक्ट। वो है एक सिर्फ जो ये बताता है कि वेंडर इनवॉइस नंबर मैंडेटरी करना है कि नहीं। अब ये वेंडर इनवॉइस नंबर बैकएंड में इस फील्ड का नाम है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर। जो आप जाओगे परचेज एंड पेएबल पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी है और ये प्योरली कॉन्फ़िगरेबल है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको ऑफ कर दो तो वो एस्ट्रिक्स का जो ऑप्शन है, वो रेड एस्ट्रिक्स, वो वहां पे हट जाएगा। लेकिन क्योंकि जब आप नई कंपनी कॉन्फ़िगर करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये बूलियन ऑन ही रहता है, ठीक है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी। मतलब कि जब भी आप परचेज करोगे तो आपका वेंडर का इनवॉइस नंबर होना जरूरी है, करेक्ट। तो अभी मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरा वेंडर इनवॉइस नंबर हो कि नहीं हो, ठीक है। मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, मैं गया आइटम पे, राइट, मुझे आइटम लेना है, या लैपटॉप है तो आप एज अ फिक्स एसेट भी उसको क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। और फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी वी हैव इन, हमने करीब 2 सेशन, उस पर भी 3 सेशन अपने चैनल पे है, तो आप वहाँ पे भी गो थ्रू कर सकते हो पूरा फिक्स एसेट्स का, ठीक है। सो आई वुड गो विद लैपटॉप, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट आ रही है, राइट, डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट, ये आती है इस आइटम पे। मैं अगर आपको लेके जाऊं, ठीक है, इस आइटम के कार्ड पे एक लास्ट डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट फील्ड है, वहां से ये ड्रिवन होकर आती है। मतलब कि जब आपने ये आइटम लास्ट परचेज किया था, करेक्ट, उस टाइम पे इसकी कॉस्ट क्या थी, लास्ट डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये आपको ये बताता है कि जब ये परचेज किया गया हुआ इन द पास्ट, राइट, अगर ये नया है, लेट्स से अगर आप कोई नया आइटम यूज कर रहे हो, करेक्ट, आपने एक नया आइटम कार्ड बनाया है लैपटॉप करके अपनी टेस्टिंग के लिए, तो आप नया बना रहे हो तो बिजनेस सेंट्रल के लिए तो उसमें कुछ नहीं है ना, देयर इज नो वैल्यू, करेक्ट। तो वहां पे वो जो यूनिट प्राइस है वो 0 आएगा, करेक्ट। वहां पे जो यूनिट प्राइस अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट, ये 0 आएगा क्योंकि वो नया है। लेकिन अगर आपने पोस्ट कर दिया है ट्रांजैक्शंस उस आइटम को लेके और आप दोबारा वही सेम आइटम बना रहे हो, उसी सेम आइटम को लेके परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका जो लास्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, जो आइटम कार्ड में वो फील्ड मैंने आपको दिखाई, उसमें जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो पॉपुलेट करके लेके आएगा, ठीक है। इस प्राइस में मेरा उस सप्लायर से बात हुआ था, करेक्ट, क्वांटिटी मैंने 5 चाहिए थी, ठीक है, 5 क्वांटिटी, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, करेक्ट। एंड देन मैं यहाँ पे एक टैक्स ग्रुप ले लूँ क्योंकि यूएस का है, देन आई नीड टू फाइंड हियर, ठीक है। ये मेरा परचेज ऑर्डर बन गया, करेक्ट। नाउ परचेज ऑर्डर बन गया, तो अब इसके अलावा अब फिर आता है कि अच्छा परचेज ऑर्डर बन गया, नाउ वी कैन सेंड दिस, राइट, हम इसको भेज सकते हैं अपने सप्लायर को। तो हम प्रिंट एंड सेंड पे गए, प्रिंट क्लिक किया एंड प्रीव्यू, ठीक है। ये मेरा परचेज ऑर्डर का प्रिंट है, राइट, जो कि हम भेज सकते हैं अपने सप्लायर को, हम भेज सकते हैं। लैपटॉप 5 यूनिट कॉस्ट टोटल अमाउंट, राइट, करेंसी कोड है और बाकी सारी डिटेल्स फुटर में जो भी हम डालेंगे, राइट। पेमेंट टर्म्स नहीं है इसलिए उन्होंने 0 डी पेमेंट टर्म्स कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एडिशनल चीजें डालनी है कि यहाँ पे एक वेंडर ऑर्डर नंबर की करके फील्ड है, राइट, कि कब आपका ये कोटेशन हुआ था, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं रेफरेंस के लिए ईमेल डेटेड लेट्स से 5 अगस्त, ठीक है। तो एक ये आपके लिए भी है जो इंटरनल रहेगा, हाँ, कि अच्छा इस डेट पे जो मैंने ईमेल इस सप्लायर से आई थी उस डेट के हिसाब से उस टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ इंक्लूड करके ये परचेज ऑर्डर बना हुआ है, राइट। देन आई अगेन गो विद द प्रिंट, तो वहां पे जो वेंडर ऑर्डर नंबर है, करेक्ट, यहाँ पे वो आपका फिल होके आ जाएगा कि ईमेल डेटेड 5 अगस्त और ये आपका परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है। इसके ऊपर अब अलग से बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे वो मतलब अप्रूवल चाहिए, नहीं चाहिए, बट बेसिक इतना ही है, परचेज ऑर्डर बन गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कि हमको इसको रिलीज करना है, राइट, क्योंकि रिलीज करने से क्या होता है, एक
कंट्रोल बिल्डअप हो जाता है। आप सब जानते हो कि अगर हमने रिलीज कर दिया डॉक्यूमेंट, करेक्ट, उस टाइम पे रिलीज करने के बाद क्या होता है कि कुछ भी हम इसमें लाइन लेवल पे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो, राइट, लेट्स से आई वांट टू मेक इट 4, एरर दे देगा, राइट। ये कंट्रोल हो गया कि अगर ओपन है तो कोई भी चेंज कर सकता है, राइट। लेकिन अभी ओपन है तो कोई कुछ भी चेंज करता है, कोई यूनिट प्राइस मॉडिफाई कर दिया, किसी ने कुछ भी चेंज कर दिया, राइट, कोई क्रूशियल फील्ड चेंज कर दी, तो उस चेंज को रोकने के लिए, राइट, उसको प्रोहिबिट करने के लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं, राइट, रिलीज कर देते हैं इसको। रिलीज कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये पूरा मेरा डॉक्यूमेंट सेव है। हाँ, अनटिल अनलेस की कुछ चेंज करना है तो आप जाके इसको वापस से रीओपन करके चेंजेस कर सकते हो, करेक्ट। तो ये हुआ आपका परचेज ऑर्डर क्रिएशन। अभी इसका आपको अगर मोर इन द डिटेल देखना है और काफी ज्यादा डिटेल में चीजें देखनी है, राइट, देन आप ऑर्डर पे जाओगे और स्टैट्स एक ये है, वरना आप F7 सिंपल दबाओगे, करेक्ट। तो इस F7 प्रेस करोगे तो स्टैट्स का पेज आपके ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि आपको पूरा डिटेल की अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या है, टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स क्या है, अगर कोई टैक्स है तो उसका डिटेल, राइट। उसके बाद टैक्स लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, राइट। उसके बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरा का पूरा आपको लेके आएगा। इनवॉइसिंग, देन शिपिंग, करेक्ट, देन अंडर प्री पेमेंट अगर कुछ प्री पेमेंट कर रहे हैं हम तो, राइट, एंड देन टोटल वेंडर का कितना आ रहा है और से, ठीक है। तो ये स्टैट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, करेक्ट। अब तो स्टेप ये होगा कि भाई परचेज ऑर्डर बन गया, करेक्ट। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि मुझे मटेरियल आ गया, मुझे लैपटॉप की सप्लाई भी हो गई, करेक्ट। जब मुझे मटेरियल की सप्लाई हो गई तो अपने पास दो ऑप्शंस हैं, दो क्या इनफैक्ट 2 या 3 ऑप्शंस है रिसीविंग करने के भी, करेक्ट। रिसीव करने के 2 या 3 ऑप्शंस हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो लोकेशन है वो किस तरीके से कन्फिगर्ड है, राइट। अभी मैंने लोकेशन यहाँ पे ब्लैंक लिया हुआ है और मैं इसको 1 मिनट यहाँ पे लोकेशन ले लेता हूँ जिससे थोड़ा आसानी रहे। लोकेशन यहाँ पे मैं लेट्स से ईस्ट, ओके, ठीक है। ठीक है, ईस्ट वेयर हाउस मैंने ले लिया है। अब डिपेंड करता है कि आप जो ईस्ट वेयर हाउस है ये कॉन्फ़िगर्ड कैसे है, इस पे रिक्वायर रिसीव है, रिक्वायर शिपमेंट है। अभी के लिए ये मेरा बेसिक वेयर हाउस है, ठीक है। बेसिक वेयर हाउस है कि मतलब कि मैं सीधे परचेज ऑर्डर से ही पोस्ट कर सकता हूँ। मुझे ना कोई इन्वेंट्री पुट अवे बनाना है, ना मुझे कोई वेयर हाउस रिसीट बनाना है, ना कोई जोन है, ना कोई पिन है, इट्स सिंपल, राइट। लेकिन अगर जहाँ पे आपका इन्वॉल्व रहेगा एडवांस वेयर हाउसिंग, राइट, जहाँ पे पिक है, पुट अवे है, राइट, जोन एंड बिन रहेंगे, उस टाइम पे आपको फर्दर एडिशनल स्टेप्स करने पड़ेंगे कि वहां पे आपको पहले क्रिएट वेयर हाउस रिसीट बनाना पड़ेगा, देन वहां से आपको डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना पड़ेगा, या आप वेयर हाउस रिसीट से आपको फिर हो सकता है पुट अवे बनाना पड़े, करेक्ट, तब जाके वो प्रोसेस हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो थोड़ा सा डीप डाइव हो गया क्योंकि वो एडवांस वेयर हाउसिंग का हो गया। और ये सारी चीजें ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है कि लोकेशन का भी पूरा सेशन वहाँ पे रिकॉर्डेड है, करेक्ट। कंडीशन थी ईस्ट लोकेशन पे 5 लैपटॉप आ गए हैं। अब मैं जाके यहाँ पे जाऊंगा, क्वांटिटी टू रिसीव 5 है, क्वांटिटी टू इनवाइस 5 है, करेक्ट। मैं जाऊंगा, पोस्ट करूंगा यहाँ पे, पोस्ट, राइट, क्लिक ऑन रिसीव, ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, करेक्ट। रिसीव मैंने किया। अभी आपको देखना है यहाँ पे, आप अगर लाइन पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे वैल्यू थी 5, क्वांटिटी टू रिसीव, मतलब हमको 5 रिसीव करना है, राइट। इट इज टू लाइक वो पेंडिंग क्वांटिटी दिखा रहा था। लेकिन क्वांटिटी रिसीव्ड मेरा, मुझे जो है मेरा जो लैपटॉप था वो मेरे पास आ चुका है, आई हैव रिसीव्ड लैपटॉप, राइट। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी रिसीव्ड में ये वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। अभी आपको ये देखना है डॉक्यूमेंट, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। वन इज आप क्वांटिटी रिसीव्ड पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखो पोस्टेड परचेज रिसीट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे आप शो डॉक्यूमेंट करोगे तो आपको वो पोस्टेड परचेज रिसीट का डॉक्यूमेंट दिखा देगा, राइट। 5 क्वांटिटी, ठीक है, डेट, सब कुछ यहाँ पे, राइट।
और एक दूसरा भी तरीका है कि आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो पोस्टेड परचेज रिसीट, वहां से आप देख सकते हो। एक तीसरा जो है, आप यहाँ पे जाओगे ऑर्डर, राइट, देन ऑर्डर से आप जाओगे रिसीट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो वहां पे जब आप लाइन पे क्लिक कर रहे थे तो वो फिल्टर लगा रहा था और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट इस पेज का नाम क्या दिखा रहा था, पोस्टेड परचेज रिसीट लाइन। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, पोस्टेड परचेज रिसीट, बैक में फिल्टर लगा हुआ है इस वेंडर का, इस वेंडर और इस ऑर्डर नंबर का, इसलिए अपने को सिर्फ एक ही यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अपने को ऐसे जनरली यहाँ पे दिखता नहीं है, बट यहाँ पे अगर पेज फिल्टर पे जाके आपको दिखाएं, यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर का फिल्टर लगा है, वेंडर नंबर का नहीं, ये इस ऑर्डर से रिलेटेड रिसीट है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर से रिलेटेड वो फिल्टर लगा हुआ है 106071 ऑर्डर के अगेंस्ट में, ये मेरा पोस्टेड परचेज रिसीट है, ठीक है। अब इसको आप ओपन करोगे तो सेम डॉक्यूमेंट ओपन होगा, राइट, यहाँ पे परचेज रिसीट हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद मैं वापस आऊँ, ठीक है। अब मैं वापस, मुझे इनवॉइस पोस्ट करना है, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप मुझे आ गया था कोरियर के थ्रू, लेकिन इनवॉइस उसने मुझे 2 दिन बाद थ्रू ईमेल भेजा, करेक्ट। अब मैं वापस इसको पोस्ट करूंगा, राइट, एंड देन इनवॉइस। अपने पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, रिसीव, इनवॉइस, रिसीव एंड इनवॉइस। तो रिसीव और इनवॉइस आप अलग अलग भी कर सकते हो, राइट। और या एक तीसरा ऑप्शन भी है जहाँ पे आप रिसीव एंड इनवॉइस एक साथ ही कर सकते हो, ठीक है। तो रिसीव एंड इनवॉइस जब एक साथ करोगे तो वो पोस्टेड परचेज रिसीट और पोस्टेड परचेज इनवॉइस एक साथ ही पोस्ट करा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिसीव करोगे तो पहले वो रिसीव पोस्ट कराएगा, देन इनवॉइस। वो सेम चीज है कि डिपेंड करता है कि आप क्या मेथड फॉलो कर रहे हो, राइट। अब मैं इनवॉइस करने जा रहा हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि वो परचेज एंड पेएबल में, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, राइट, परचेज एंड पेएबल पे मेरा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर मैंडेटरी ऑन है, राइट। तो यहाँ पे ये मुझे दे रहा है कि यू नीड टू एंटर द डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेंडर इन द वेंडर इनवॉइस नंबर फील्ड, कि आपका जो वेंडर का इनवॉइस नंबर है वो आप मुझे वहां पे फिल कीजिए, देन आप ये पोस्ट कर सकते हैं, राइट। वो विदाउट दिस आप इसको पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा WWI, ठीक है, 56748, ठीक है। यहाँ पे ये वेंडर इनवॉइस नंबर डाल दिया। जैसे मैंने वेंडर इनवॉइस नंबर डाला, वो जो रेड एस्ट्रिक्स का मार्क था वो रिमूव हो गया, हट गया, करेक्ट। अब मैं वापस से जाऊंगा पोस्ट इनवॉइस एंड देन द ऑर्डर इज पोस्टेड एज नंबर 108256। ये आपका पोस्टेड परचेज इनवॉइस का नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। एंड मूव्ड टू द पोस्टेड परचेज इनवॉइस विंडो, डू यू वांट टू ओपन द पोस्टेड इनवॉइस। अभी होता क्या है ना कि जब आप डायरेक्ट ऑर्डर से पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ऑर्डर से सीधा पोस्ट कर रहे हो, परचेज रिसीव भी कर रहे हो और इनवॉइस भी कर रहे हो, उस टाइम पे आपका ये जो ऑर्डर है बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है 106071, ये ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो डिलीट हो जाता है। बट रेदर देन सेइंग कि वो डिलीट हो गया है, मैं ये कहना प्रेफर करूंगा कि वो ऑर्डर कन्वर्ट हो जा रहा है पोस्टेड परचेज इनवॉइस के डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो जनरली बिजनेस क्या होता है ना कि अभी ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, ठीक है, कि बिजनेस बोलेगा नहीं मुझे तो मेरा हिस्टोरिकल्स देखना होगा और उसके लिए मुझे तो मेरा परचेज ऑर्डर चाहिए, वो परचेज ऑर्डर डिलीट नहीं होना चाहिए या परचेज कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो कन्वर्ट हो गया मतलब डिलीट हो गया। अब वो जब भी अगर आऊँ यहाँ पे, ये मेरा यस कर दिया मैंने, ठीक है, पोस्टेड परचेज इनवॉइस बन गया, करेक्ट। अब मैं वापस से अगर आपको परचेज ऑर्डर पे लेके आऊँ और 106071 वाला जो ऑर्डर था नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ से हट गया है, राइट, और वो कन्वर्ट हो गया है पोस्टेड परचेज इनवॉइस में। उस केस में अपने पास ऑप्शन होता है कि एक अलग तरीका है इनवॉइस पोस्ट करने का, वो अभी मैं अगले वाले में आपको दिखाऊंगा, कि जहां पे आप रिसीविंग पोस्ट कर दीजिए परचेज ऑर्डर से और देन परचेज इनवॉइस से आप उसका इनवॉइस पोस्ट कर दीजिए। उस केस में आपकी इनवॉइस भी पोस्ट हो जाएगी और आपका ऑर्डर भी बचा रहेगा। मतलब हिस्टोरिकल्स के लिए उनको कोई केपीआई डेटा बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसको आप लेके बना सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट परचेज ऑर्डर से ही पोस्ट कर रहे हो, आप वहां से ही रिसीव और इनवॉइस कर रहे हो, उस केस में आपका परचेज ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा
परचेज इनवॉइस में, पोस्टेड परचेज इनवॉइस में, ठीक है, और यहाँ पे वो आपको नहीं दिखेगा। तो एक तरीके से अगर ये पूरा बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, मतलब किसी क्लाइंट के पास आप गए और आप एफआरडी डॉक्यूमेंटेशन और उनसे आपका डिस्कशन चल रहा है, तो उस टाइम पे भी उस टाइम के आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं, इनको परचेज ऑर्डर रखना है या फिर नहीं रखना है। या एक टाइम आएगा कि आप ऐसा भी प्रिज्यूम कर सकते हो, एक टाइम आएगा कि मान लो बहुत सारे परचेज ऑर्डर हो गए, 1000 में परचेज ऑर्डर है, आउट ऑफ 1000 100 ही जो है जो कि एक्चुअल में ओपन है, बाकी के जो 900 है उनमें ऑलरेडी मतलब फुल्ली रिसीव हो चुका है, लेकिन क्योंकि वहां पे जो प्रॉपर डेटा है, राइट, क्योंकि वो दिखना चाहिए क्लाइंट को, इसलिए वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वरना उसके अगेंस्ट में फुल्ली रिसीव्ड एंड फुल्ली इनवाइस्ड हो चुका है। तो उस केस में अगर एक टाइम के बाद आपका बिजनेस बोलता है कि अब मुझे इसमें से मुझे इसमें से वो सारे डिलीट हो जाने चाहिए, तो अभी एक एक करके डिलीट करने जाओगे तो उसका भी टाइम लगेगा। तो एक जॉब क्यू है, एक मतलब एक बैच जॉब है कि वहां पे डिलीट परचेज इनवाइस परचेज ऑर्डर करके, यहाँ पे देखो डिलीट इनवाइस्ड परचेज ऑर्डर, ये जैसे ही आप इस पे करोगे, और ये एक टाइप से बैच जॉब है, जैसे ही आप इसको रन करोगे, ठीक है, आप फिल्टर लगा के कर सकते हो कि आप स्पेशली इस वेंडर के लिए करना चाहते हो या ऐसा है, ठीक है, या अगर आप डायरेक्टली ही इसको बिना किसी फिल्टर के रन करोगे तो वो चेक करेगा कि अच्छा इस कौन कौन से परचेज ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में फुल रिसीविंग और फुल इनवाइस हो रखा है, राइट, मतलब कि आपने 5 क्वांटिटी का ऑर्डर बनाया और उस 5 क्वांटिटी के अगेंस्ट में आपने 5 रिसीव कर लिया और 5 ही इनवाइस कर दिया। उस केस में ये चेक करेगा और जो इस पैरामीटर पे ओके पाएगा, बिजनेस सेंट्रल चेक करेगा अच्छा 5 क्वांटिटी थी, 5 रिसीव है, 5 अगेंस्ट में इनवाइस हो रखा है, ये आप जहाँ पे पैरामीटर फिक्स बैठेगा उन सारे परचेज ऑर्डर को ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर एक टाइम के बाद बहुत सारे आपके पास परचेज ऑर्डर हो जा रहे हैं, उस टाइम पे आप ये जॉब बैच जॉब रन करके और आप परचेज ऑर्डर डिलीट कर सकते हो, राइट। नाउ मैं एक नया बना रहा हूँ परचेज ऑर्डर, जहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको सेकेंड ऑप्शन कि परचेज ऑर्डर रिमेनिंग रखना है, मुझे परचेज ऑर्डर डिलीट नहीं करवाना है, लेकिन मेरा इनवाइस हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं वापस से सेम सप्लायर वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टर्स, करेक्ट, और ठीक है, सेम लैपटॉप, राइट। इसके पहले मैं लोकेशन ले लूँ, ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा परचेज ऑर्डर बन गया, राइट। अब मैं रिलीज कर दे रहा हूँ, रिसीव पोस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, रिसीव, राइट, करेक्ट। अब इसके बाद मुझे इनवाइस पोस्ट करना है, राइट। यहाँ पे 5 क्वांटिटी मैंने रिसीव कर दी थी, 5 मेरा इनवाइस बाकी है। क्वांटिटी 2 इनवाइस आपको ये बताता है कि इसके अगेंस्ट में मेरा इनवाइस पोस्टिंग बाकी है, अभी इसके अगेंस्ट में इनवाइस पोस्ट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे देखो क्वांटिटी इनवाइस मेरा ब्लैंक है, 0 है, ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस क्या कह रहा है कि मैं परचेज ऑर्डर से जो रिसीव करूंगा वो तो मैं परचेज ऑर्डर से करूंगा, लेकिन मैं इनवाइस मुझे परचेज ऑर्डर मेरा बचा रहना चाहिए, रिमेनिंग बचा रहना चाहिए, भले ही मैं पूरा उसको इनवाइस कर दूं। तो आप उसको बोलोगे कि इसके लिए आपके पास एक दूसरा पेज है, आप सर्च करोगे परचेज इनवाइस, ठीक है। परचेज इनवाइस में आप जाओगे, क्रिएट करोगे न्यू, राइट। यहाँ पे आपको यहाँ पे सेम वेंडर लेना है, ठीक है, जिसके क्योंकि वो एक फिल्टर लगाएगा, अभी जब मैं आपको फंक्शन दिखाऊंगा तो वो फिल्टर लगाएगा कि इसी वेंडर से रिलेटेड जितना भी रिसीविंग है और जिसके अगेंस्ट में इनवाइस पोस्ट नहीं हुआ है, वो बैकग्राउंड में वो फिल्टर लगा के आपके पास डेटा लेके आएगा। तो मेरा ये सप्लायर था, करेक्ट, वाइड वर्ड इम्पोर्टर्स, मैंने उसको सेलेक्ट किया, राइट, मैं करेक्ट। यहाँ पे
आप जाओगे लाइन, ठीक है, लाइन के बाद आप क्लिक करोगे फंक्शन, देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे गेट रिसीट लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे उस सप्लायर का फिल्टर लगा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दो जगह फिल्टर लगा हुआ है, क्वांटिटी रिसीव नॉट इनवॉइस और उस सप्लायर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब आप गेट रिसीट लाइन लगोगे जब आप गेट रिसीट लाइन करोगे उस टाइम पे आपको यहाँ पे इस पेज पे वो डिस्प्ले करेगा कि इस सप्लायर के अगेंस्ट में, क्योंकि देयर इज ए चांस, राइट, आप वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर से हो सकता है 5-6 अलग अलग चीजें ले रहे हो, राइट। तो उस टाइम पे हो सकता है कि और सारी ऐसे यहाँ पे लाइन पड़ी हो, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि किस ऑर्डर नंबर का है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में इनवॉइस हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये फिल्टर है क्वांटिटी रिसीव नॉट इनवॉइस नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा उस सप्लायर का, यहाँ पे अगर पेज फिल्टर पे जाऊं मैं तो यहाँ पे देखो पहला फिल्टर बाई फ्रॉम वेंडर नंबर 40,000 जो कि मेरा वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स है। दूसरा फिल्टर क्या लगा हुआ है, क्वांटिटी रिसीव्ड नॉट इनवॉइस इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से नहीं, अगर 0 है तो फिर मेरा तो मतलब उसका मतलब है कि टोटली इनवॉइस हो रखा है ना, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है। उसके बाद पे टू नंबर भी सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बाई किसी और से कर रहे हो लेकिन पे किसी और से कर रहे हो, तो उस केस में ये पूरा फिल्टर यहाँ पे भी लगा कि सेम का वो फिल्टर लगा के ले आया है, राइट। और करेंसी कोड नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, करेंसी कोड इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर मान लो कि अभी ये आप मैं परचेज इनवॉइस आप बनाते और आप कोई दूसरी करेंसी ले लेते तो आपको ये लाइन यहाँ पे नहीं दिखाता। और कभी कभी ये इन जनरल केस में भी आता है कि और लोग टिकट भी उसके लिए रेज करते हैं कि मैंने रिसीविंग कर दिया है वहाँ पे, लेकिन मैं गेट रिसीट लाइन कर रहा हूँ तो मुझे लाइन नहीं दिखा रहा है। तो उसका रीजन यही है कि या तो कोई एक फिल्टर, ये जो 4 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल्टर लग रहे हैं बैक एंड में, इन चारों में से कोई एक पैरामीटर वो फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए वहां पे वो लाइन नहीं शो कर रही है, ठीक है। मेरा यहाँ पे पूरा डिस्प्ले रहा है सेम नंबर, मैं यहाँ पे ओके करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहली लाइन वो एज अ कमेंट लेके आया, करेक्ट। रिसीट नंबर 107267, लैपटॉप 5 क्वांटिटी, प्राइस भी लेके आया, करेक्ट। और यहाँ पे टोटल सब कुछ है, सारी डिटेल्स फ्लो हो रही है, यहाँ पे मैं वापस से उसका डालूंगा, ठीक है। वेंडर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया एंड नाउ आई कैन पोस्ट। अब यहाँ से जब आप पोस्ट करोगे तो वो आपको जो 3 ऑप्शन आ रहे थे, रिसीव इनवॉइस एंड रिसीव इनवॉइस, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इनवॉइस के पेज पे हो, राइट, और उसका आना भी मतलब कोई सेंस बनता भी नहीं है। तो आप मतलब यहाँ से कि सीधे आप इनवॉइस ही पोस्ट कर रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे यस करूंगा, द इनवॉइस इज पोस्टेड एज नंबर दिस एंड मूव टू द पोस्टेड परचेज इनवॉइस विंडो, ठीक है। यहाँ पे मेरा परचेज इनवॉइस पोस्ट हो गया। अब देखते हैं कि जो मेरा रिक्वायरमेंट था, मेरा परचेज ऑर्डर रहना चाहिए, वो है क्या। सो जाएंगे 1072, ठीक है। ये मेरा परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे है, डिलीट नहीं हुआ, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे आप लाइन पे आओगे तो दिखाएगा कि क्वांटिटी रिसीव्ड 5 है और क्वांटिटी इनवॉइस भी 5 है, मतलब कि फुल्ली रिसीव्ड और फुल्ली इनवॉइस ये हो रखा है, करेक्ट। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे है कि ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने यूजर को मतलब जो आपका बिजनेस है उसको बता सकते हो कि ये आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका परचेज ऑर्डर वो कन्वर्ट नहीं होगा वो वहाँ पे, ठीक है, वो रिमेन करेगा आपके परचेज ऑर्डर लिस्ट पेज पे, वो बचा रहेगा। एक दूसरा भी रिक्वायरमेंट इसका है जो कि रिसेंट हम लोग जो मेरा जो पहला इम्प्लीमेंटेशन था उस टाइम पे ये आया था। उस टाइम पे ये था कि क्योंकि वो लोग एडवांस वेयरहाउस यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उनको जब ये हम लोगों ने दिखाया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई अकाउंट इनवॉइस जो पोस्ट करना है, राइट, वो तो अकाउंट वाले का काम है, ठीक है, वो तो अकाउंट पर्सन पोस्ट करता है इनवॉइस, और जो रिसीविंग करने का काम है वो तो स्टोर वाला या जो परचेजर है, ठीक है, उसका काम है। तो उस केस में अगर सेम पर्सन, ठीक है, सेम ही पेज एक्सेस कर रहा है, क्योंकि अब मान लो अगर वो कोई वेयर हाउस वाला है तो यहाँ परचेज ऑर्डर पे आएगा, पोस्ट करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, तो वो इनवॉइस रिसीव पोस्ट हो जाएगा। एंड देन अकाउंट वाला भी आएगा, इनवॉइस पोस्ट करेगा, तो वहाँ पे भी इनवॉइस हो जाएगा, करेक्ट। तो उस अगर इस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगाना है तो एक कि सिर्फ रिक्वायरमेंट थी कि जो अकाउंट वाला बंदा है उसके लिए अलग पेज होना चाहिए इनवॉइस पोस्ट करने के लिए,
तो आप ये जो ऑप्शन मैंने दिखाया कि आप परचेज इनवॉइस बनाओ, ठीक है, और वहां से आप क्या कहते हैं, ये आप परचेज इनवॉइस से गेट रिसीट लाइन लेके आप इनवॉइस पोस्ट कर सकते हो। तो जो परचेज इनवॉइस वाला पेज है वो आपका अकाउंट वाला बंदा यूज करेगा। परचेज ऑर्डर वाला पेज आपका जो परचेजर है, जो परचेज ऑर्डर बना रहा है वो यू बनाएगा, और वेयर हाउस वाला है बंदा वो पोस्ट करेगा। एक और अभी रिसेंटली गुलशन एक ब्लॉग भी डाला था, उसमें एक रिसेंट वेव 2023 वेव 1 में एक पोस्टिंग पॉलिसी करके आया था जो कि यूजर सेटअप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉलिसी भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई परचेज इनवॉइस पॉलिसी में प्रोहिबिटेड करना है, मैंडेटरी करना है। तो जैसे आप जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, अलाउड है तो वो पूरा दिखाएगा, प्रोहिबिटेड है तो वहाँ पे सिर्फ रिसीव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और अगर मैंडेटरी है, जैसे मैं अभी प्रोहिबिटेड कर दे रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस से जाऊँ और इसको पोस्ट करूँ, तो यहाँ पे देखो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पे सिर्फ आया डू यू वांट टू पोस्ट द रिसीट, ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं आया कि मुझे सेलेक्ट नहीं करना। तो आप इस तरीके से कंट्रोल भी डाल सकते हो। अब क्योंकि ये नया फीचर आ गया तो ये आप कंट्रोल भी डाल सकते हो कि वेयर हाउस वाले को इनवॉइस पोस्ट करने का ऑप्शन दिखे ही ना, वो सिर्फ रिसीविंग पोस्ट कर पाए, ठीक है। तो ये आप अलग से कंट्रोल डाल के आप अपने जो बिजनेस है उसको बता सकते हो कि ठीक है, ये वाला पेज आपका क्या कहते हैं परचेजर बनाएगा, एंड देन वेयर हाउस वाले को सिर्फ पोस्ट का ऑप्शन आएगा, ओनली रिसीविंग, सिर्फ रिसीव पोस्ट करेगा वो, ठीक है। और इनवॉइस के लिए परचेज इनवॉइस अकाउंट वाला बंदा परचेज इनवॉइस के पेज पे जाएगा और वहां से वो चीजें एक्सेस करके लेके आएगा। तो आप ये जो परचेज इनवॉइस सेपरेट पेज बनाना है, इसका दो तरीके में यूज होता है, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा कि क्या कहते हैं जो अपना पहला वाला था कि अलग से पेज मिल गया एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, अकाउंटिंग पर्सन के लिए। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये मेरा पूरा हो गया कि मेरा परचेज ऑर्डर डिलीट नहीं होना चाहिए, वो मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक पार्शियल रिसीविंग का आपको दिखा देता हूँ, एंड वहां से हम जीएल एंट्री का प्रोसेस, देन पेमेंट जर्नल, ठीक है। मैं एक न्यू वापस एक नया ऑर्डर बनाता हूँ, वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स, देते हैं यहाँ पे लैपटॉप, ठीक है। अब इस केस में सिनारियो ये है कि मुझे सिर्फ 5 नहीं, सिर्फ मुझे 2 ही लैपटॉप आए हैं, 3 लैपटॉप उसने बोला कि मैं आपको बाद में भेजूंगा, करेक्ट। उस केस में क्या करना है कि यहाँ पे आप आओगे क्वांटिटी टू रिसीव, यहाँ पे इसको आपको बनाना है इसको 2, ठीक है। मेक श्योर रखना, क्योंकि अगर आप पार्शियल रिसीविंग का केस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पार्शियल रिसीविंग का केस कर आपका पार्शियल रिसीविंग का सिनेरियो है, तो उस केस में यहाँ पे क्वांटिटी टू रिसीव में आप जैसे ही 2 करोगे, राइट, वैसे ही ये क्वांटिटी टू इनवॉइस भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज करके ही आप पार्शियल रिसीविंग कर सकते हो। तो अब मैं वापस से जाऊंगा पोस्ट, ठीक है, रिसीव, एंड देन मैं इनवॉइस कर देता हूँ यहीं से। अब जैसे मैं यहाँ पे गया वापस, राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे आप देखो क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी टू रिसीव 3, ठीक है, क्वांटिटी रिसीव 2, मतलब ये बोल रहा है कि 3 रिसीव हो गए हैं, तो आप 2 रिसीव हो गए, 3 बाकी है, 3 रिमेनिंग है, ठीक है। अब मुझे इनवाइस करना है, राइट, तो मैं वापस से क्वांटिटी टू इनवाइस को भी आके 2 करूंगा, राइट, क्योंकि मैं 2 के अगेंस्ट में ही इनवाइस पोस्ट कर रहा हूँ, राइट, एंड देन पोस्ट इनवाइस। यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी थी मेरी 5, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैंने 2 रिसीव किया है, 3 मेरा रिमेनिंग है, और 2 की इनवाइस भी हो रखी है। तो जैसे ही आप ऑर्डर पे जाते हो, आप यहाँ से रिसीट देख सकते हो, राइट। सिमिलरली आप यहाँ से उस ऑर्डर से रिलेटेड इनवाइस भी देख सकते हो। ये इनवाइस है, यहाँ पे आपका वो, यहाँ पे आपका इनवाइस नंबर वहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट।
लेकिन ये इनवॉइस नंबर कभी जब आप परचेज इनवॉइस फॉलो करोगे, ठीक है, कि आप जब परचेज इनवॉइस बनाओगे, करेक्ट, उस टाइम पे यहाँ पे आप जब इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि एक फिल्टर है बैकएंड में। मैं आपको 106072 वाला ऑर्डर दिखाऊं, क्योंकि मैंने इनवॉइस उसके लिए परचेज इनवॉइस वाले से किया था। यहाँ पे इनवॉइस पर अगर लेके जाऊँ मैं, ओके, यहाँ पर ये देख के आ रहा है, ठीक है। एक बैकएंड में एक फिल्टर था जो पहले अभी इन्होंने हटा दिया, हो क्या था, क्योंकि अगर आप परचेज इनवॉइस से आप पोस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे वो पोस्टेड परचेज इनवॉइस में लेके नहीं आ रहा था। बट अभी अपडेट क्या है, आई बिलीव इन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चेंज किया, तभी यहाँ पे ये फिल्टर यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है पोस्टेड परचेज इनवॉइस का भी परचेज ऑर्डर के पेज पे भी, ठीक है। अब मैं जीएल एंट्री पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, नॉट इन डिटेल, बट हाँ, पोस्टेड एंट्रीज जब आप पोस्टेड परचेज रिसीट करते हो तो इस फ्लो के अकॉर्डिंगली हमने परचेज ऑर्डर बनाया, राइट, फिर हमने रिसीट पोस्ट किया। जैसे ही मैंने पोस्टेड रिसीट किया, ठीक है, तो उस पर मेरा आइटम अपडेट हुआ, राइट, इन्वेंट्री मतलब मेरा आइटम लेजर एंट्री बना, ठीक है। अभी इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई आइटम अपडेट हुआ तो उस केस में जीएल एंट्री बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू में, मैंने ये पोस्टिंग सेटअप वाले में भी बोला था कि अगर आप परचेज ऑर्डर से जीआरएन कर रहे हो या आप परचेज ऑर्डर से आप या जब भी आप परचेज पोस्ट कर रहे हो उस टाइम पर जीएल एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसका आंसर है कि देयर इज अ कंडीशन, राइट, कि अगर आपका इन्वेंट्री सेटअप पे, ठीक है, यहाँ पे जो इन्वेंट्री सेटअप है वहां पे अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल ऑन है, ये जो बूलियन है एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल, अगर ये ऑन है तो मेरी जीएल एंट्री बनेगी, नहीं ऑन है तो नहीं बनेगी। और ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी, ठीक है। यहाँ पे अगर वापस आओ तो ये पोस्टेड परचेज रिसीट पे आपको यहाँ पे देखो आइटम लेजर भी एंट्री बनी है, करेक्ट, मतलब मेरा इन्वेंट्री भी अपडेट हुआ है, राइट, साथ के साथ में मेरा जनरल लेजर एंट्री भी बना हुआ है। जनरल लेजर एंट्री में यहाँ पे वो इंट्रीम अकाउंट वाली एंट्रीज जाती हैं कि इन्वेंट्री अकाउंट इंट्रीम और अक्रूअल एंट्री, ठीक है। जो ये 5041 है ये पोस्टिंग जनरल पोस्टिंग सेटअप से है और ये मेरा इन्वेंट्री पोस्टिंग सेटअप से जा रहा है। ये अब जब मैं एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर आपको इनवॉइस वाली जीएल एंट्री दिखाऊं तो जीएल एंट्री जब मैं बताया, अगर वो मेरा बूलियन जो ऑफ होता, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पोस्टिंग टू जीएल, अगर वो मेरा बूलियन ऑफ होता उस केस में मेरी ये जीएल एंट्री नहीं बनती। फिर तीन ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिलेटेड एंट्रीज में तीन ही दिखा था, पोस्टेज परचेज रिसीट, आइटम लेजर एंट्री और वैल्यू एंट्री, जीएल एंट्री नहीं आती, ठीक है। अब मैं इनवॉइस पे लेके चलूँ आपको, करेक्ट, इनवॉइस एंड देन अगेन फाइन एंट्रीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइटम लेजर एंट्री नहीं बनता, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लो चार्ट देखो तो अपडेट आइटम हो गया ना, रिसीट हो गया तो आइटम अपडेट हो गया। अब दोबारा इनवॉइस पोस्ट करोगे तो थोड़ी ना आइटम अपडेट करेगा, ऐसे में तो क्वांटिटी डबल हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको पूछता है कोई कि आइटम जब आप आइटम इनवॉइस पोस्ट करोगे उस टाइम पे फिर भी आइटम लेजर एंट्री बनेगी क्या, तो नहीं, उस टाइम पे आइटम लेजर एंट्री नहीं बनेगी, बट वैल्यू एंट्री जरूर बनेगी, क्योंकि हो सकता है कि कॉस्ट में कुछ चेंज आ गया हो। क्योंकि जब आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू एंट्री जा रही है ना वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट के साथ जा रही है, ठीक है। और हो सकता है बाद में जब आप एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट करने जाओ तो देयर इज अ चांस कि आपका कोई फ्रेट आ गया या कोई कोरियर चार्ज आ गया जिससे उसकी कॉस्ट में कोई चेंज हो गया, राइट, और आपने आइटम चार्ज लेके उसको अपडेट कर दिया वैल्यू को। तो इसीलिए वैल्यू एंट्री दो बार बनती है, जब आप पोस्टेड परचेज रिसीट, जब आप रिसीट करते हो तब भी वैल्यू एंट्री बनती है और इनवॉइस करते हो तब भी वैल्यू एंट्री बनती है। लेकिन आइटम लेजर एंट्री एक बार ही बनती है और वो भी रिसीट के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट द इनवॉइस एंड देन पोस्टेड इनवॉइस देन अपडेट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ आपको, ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू एंट्री एक बार आई है, तो यहाँ पे अगर देखो तो पहले जो आपने अगर उस पर देखा हो तो यहाँ पे कॉस्ट एक्सपेक्टेड माइनस हो गया, ठीक है, ये रिवर्स करके उसने एक्चुअल पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप वहां पे जाते, अगर अपना ये डॉक्यूमेंट नंबर में रिसीट वाला अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको वापस से, तो वहां पे वो एक्सपेक्टेड में ही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस्ट अमाउंट एक्सपेक्टेड प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है। जब आप इनवॉइस करोगे तो ये रिवर्स करेगा और वो इनवॉइस वाले में आपका वो एक्चुअल कॉस्ट लेके जाएगा, ठीक है। और सेम इट विल गोज कि जब आपका जो इंट्रीम वाली एंट्रीज भी हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेंट्री इंट्रीम वाली थी
ये जो एंट्री बनी थी ना, इन्वेंट्री एंट्री और इन्वेंट्री अक्रूवल एंट्री, ये रिवर्स हो गई, जीरो हो गई, और ये आपकी एक्चुअल एंट्री, ये आपका बैलेंस शीट, ये आपका दोनों क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट कंपोनेंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट कॉस्ट अकाउंट, और ये आपका पेएबल अकाउंट, जो कि अकाउंट्स पेएबल जो आप वेंडर पोस्टिंग सेटअप में डालते हो, बैलेंस शीट वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये एंट्री बनती है। पूरा डिटेल में इसका देखना है तो पोस्टिंग सेटअप वाला वीडियो जो धवल ने लिंक भी डाल दिया है, वो आप देख सकते हो। करेक्ट। अब हम जो इसका फ्लो चार्ट का लास्ट जो पार्ट है, करेक्ट, इशू पेमेंट, हम वो गो थ्रू करेंगे। राइट, सो आप डायरेक्टली हम बोला कि 3 ऑप्शन है, राइट, आप 2-3 जगह से आप पेमेंट बना सकते हो। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा पेमेंट जर्नल से, बट आई विल शो यू कि हाँ यहाँ से आप बना सकते हो। राइट, सो यहाँ पे है, ठीक है, क्रिएट पेमेंट का ऑप्शन है। राइट, मुझे अगर मान लो इस इनवाइस के अगेंस्ट में या इस इनवाइस के अगेंस्ट मुझे पेमेंट बनाना है, तो यहाँ पे क्रिएट पेमेंट ऑप्शन है, वेंडर लेजर एंट्री पे आओगे, क्रिएट पेमेंट करोगे, आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, बैच सेलेक्ट करना है, आपकी पोस्टिंग डेट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट नंबर क्या रहेगा, और बैंक अकाउंट और पेमेंट टाइप। आप ये सारी डिटेल्स जैसे ही फिल करोगे, ठीक है, वो आपको, मैं यहाँ पे अगर ओके करूँगा, कहीं मैंने बैंक अकाउंट में है कि क्योंकि ये मुझे लोकल बैंक अकाउंट लेना है। राइट, तो मैं सेविंग एंड देन आई विल, तो जैसे मैं करूँगा तो ये सीधा पेमेंट जर्नल पे, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ये देखो वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स करके एक लाइन आ गई। करेक्ट, जो कि यहाँ पे है। राइट, 11,000। ठीक है, 14 मई ये आज की डेट का। करेक्ट, तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा सजेस्ट वेंडर पेमेंट है, जो कि गुलशन ने सेशन दिया हुआ है। राइट, मैं अब वापस से पेमेंट जर्नल पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। करेक्ट, जनरल, यहाँ पे जो जब बहुत ये यूज टू है, और आपको ये यूएटी या ट्रेनिंग में क्या कहते हैं, हम आपको ये बताएंगे। करेक्ट, कि इन द सेंस कि जब हम यूएटी दे रहे हो या किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप पेमेंट जर्नल ही बताओ, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन होता है। राइट, बताने के लिए कि यहाँ से आप बना सकते हो। मैंने डेट ले ली। करेक्ट, यहाँ पे मैं सप्लायर का नाम, नंबर याद है तो, वरना वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स। करेक्ट, हमने यहाँ पे अपना अमाउंट डाल दिया जो भी है, XYZ। मैं मान लो मुझे 15,000 पेमेंट करना है। राइट, मैं यहाँ पे जीएल अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट रहेगा, एंड देन एक बैंक अकाउंट। करेक्ट, यहाँ पे बैलेंस अकाउंट नंबर है मेरा, बैंक अकाउंट का नंबर। अब डिपेंड करता है कि आप ये ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हो, ऑन अकाउंट मतलब एडवांस पेमेंट। राइट, आप यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इसको एडवांस पे कर रहे हो, देन यू कैन डू दैट बिना किसी अप्लाई एंट्री के। लेकिन अगर कर रहे हो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे है, राइट, अप्लाई, क्योंकि सब इनवाइस हो रखी है। राइट, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, करेक्ट, देन आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप अप्लाइज टू इन डॉक्यूमेंट में डाल, वहाँ पे डिफाइन करोगे तो आप सिर्फ एक ही इनवाइस को, एक ही डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन में ले आ सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो मैं 15,000 इसको पे करना हूँ और मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये किसी एक इनवाइस के अगेंस्ट में नहीं है, मल्टीपल इनवाइस के अगेंस्ट में है, तो जैसा मैंने बताया कि ये जो ऑप्शन है, अगर 1-to-1 चल रहा है कि भाई सिर्फ मैं किसी एक इनवाइस के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ, तब ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाओ, रिलेटेड इनवाइस सेलेक्ट कर लो जिसके अगेंस्ट में आप पे कर रहे हो। लेकिन मान लो ये आपका 15,000, ये आपका रिलेटेड है 3 या 4 डिफरेंट इनवाइस है। राइट, तो आप उसके लिए यहाँ पे होम पे ऑलरेडी हो, जाओगे अप्लाई एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे और जिस जिसके एंट्री के अगेंस्ट में करना है, ठीक है, यहाँ पे सेट अप्लाइज टू आईडी करेंगे। करेक्ट, और यहाँ पे देखो, जैसे मैं सेट अप्लाइज टू आईडी कर रहा हूँ, इसके पहले मैं 1 मिनट में, यहाँ पे देखो मेरे पास बैलेंस कितना है, 15,000। ठीक है, अगर ये 0 रहेगा, ठीक है, इसका ये जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले ही अप्लाई करूंगा जी, तो ये चेंज हो गया, 13,863 मेरा अप्लाई हो गया, तो मेरे पास अब 15,000 में से इतना बैलेंस बचा। ठीक है, वापस से मैं 115 करूंगा, सेट अप्लाइज टू आईडी, देन आई हैव बैलेंस इन 21.24। ठीक है, जैसे ही आप ज्यादा करोगे, लेट्स से अब मेरा 4680 का अमाउंट है। राइट,
जैसे ही ज्यादा करोगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 4658। ये बताएगा कि भाई आप 15,000 का ही कर रहे हो। यहाँ पे देखो अवेलेबल अमाउंट कितना है, 15,000 है, और मैं एप्लीकेशन कितने कर रहा हूँ 19,658, जो कि ज्यादा है ऑब्वियसली। तो ये यहाँ पे फिर आपको उतना ही अप्लाई करना है जितना आपके पास रिमेनिंग है। मतलब यहाँ पे आप जाओगे -21.24। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीजों का आप कर सकते हो। नाउ यू कैन सी बैलेंस 0, अवेलेबल अमाउंट 15,000 एंड अप्लाइड अमाउंट भी 15,000 है। करेक्ट, जैसे आप करोगे ओके। एंड देन यहाँ पे अगर आप मैं आपको प्रीव्यू पोस्टिंग दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्ड वेंडर लेजर एंट्री देखो, यहाँ पे इन एप्लीकेशन आ रहा है। अगर आप ऑन अकाउंट करते हो, मतलब बिना किसी अप्लाई के कर रहे हो, तो सिर्फ एक एंट्री बनेगी वेंडर डिटेल वेंडर लेजर एंट्री की। ठीक है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो और आपने इनवाइस लिया है, तो डिटेल वेंडर लेजर एंट्री में डिपेंड करता है कि आपने कितना एप्लीकेशन इनवाइस का किया है, उसके हिसाब से वो एंट्री इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे जीएल एंट्री वही कि मेरा पेएबल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट का जीएल अकाउंट जो है वो क्रेडिट, राइट। तो ये पेमेंट जर्नल है। ठीक है, यहां से आप इस तरीके से आप जाओगे, इसको पोस्ट करेंगे हम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पॉप अप द जर्नल लाइन वर सक्सेसफुली पोस्टेड। अगर आप जाओगे वापस से उस वेंडर वहां पे देखोगे तो वो इनवॉइस के अगेंस्ट में पूरा पेमेंट हो रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन वी रिसीव्ड, वी हैव रिलेटेड टू NAV 2013, जो NAV 2013 का डॉक्यूमेंटेशन, एंड दिस इज ऑफिशियली, मैं इस पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी चीजें बिजनेस सेंट्रल के आने के बाद ये थोड़ा सा और इन्हांस होती जा रही हैं, और नए नए फीचर्स आते रहे हैं, और नए नए एड ऑन आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई परचेज एंड पेबल, राइट, प्रोकर टू पे का प्रोसेस, तो आप ये प्रोसेस उसको बताओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और एडिशनल बोलता है तो आप जेनरिक क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, भाई परचेज कोड बनेगा, देन परचेज ऑर्डर, देन परचेज रिसीट, परचेज इनवॉइस, पे टू वेंडर, एंड सेम इट विल गोज ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, देन परचेज रिसीट एंड परचेज इनवॉइस, राइट। सो ये आज तक आप मतलब जो अपना ये बेसिक सीरीज चल रही है, जो हमने इस बार से अभी आज से चालू की है, कि जिसमें हम थ्रू आउट वेरी बिगिनर, नॉट इंटरमीडिएट लेवल, नॉट एक्सपर्टीज लेवल, हम जो वेरी बिगिनर हैं, कि जो हम लोग पूछते रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ से चालू करें, तो उनके लिए है। क्योंकि बिजनेस तो ऐसे ही होता है ना, जब तक आप खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या। तो हम इसीलिए पहले खरीदने वाले प्रोसेस से चालू किए हैं, बेचना हमारा अगले प्रोसेस में रहेगा, राइट। देन हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और धीरे धीरे फाइनेंस तक की तरफ चलेंगे। तो ये मेरा आज का रहा प्रोकर टू पे, राइट। नेक्स्ट वन वी प्रोबेबली हैव ऑर्डर टू कैश, और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। गुलशन, ओवर टू यू। Yep, thank you, Akash. And if you have any question, feel free to ask. आप अनम्यूट कर पाओगे खुद को। Hello, Gulshan. Hello. Hi. Yes, hello. Yeah, hello, Gulshan. Rishi this side. So, Hi, Rishi. yeah. So my question is very simple. Actually, मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब हम कोई इन्वेंट्री मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ परचेज रिसीट, देन ऑल्सो वैल्यू एंट्री इज क्रिएटेड and quantity is also in value entry. So what is the basic difference between item ledger entry and value entry? So basically ऋषि, जो डिफरेंस है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इट्स नॉट अबाउट यू, ये मुझसे ही पूछा गया है, लाइक वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट द डिफरेंस आइटम लेजर एंट्री एंड वैल्यू एंट्री। आइटम लेजर एंट्री से आपको क्वांटिटी का पता चलता है कि कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। अगर बहुत लेमैन में आपको बताना है कि क्वांटिटी जो कि कितना इनवर्ड हो रहा है, कितना आउटवर्ड हो रहा है, वो आपका आइटम लेजर एंट्री से देखते हो, और कितना आपका वो इनवर्ड जो आउटवर्ड हो रहा है उसकी वैल्यू क्या थी, वो आप वैल्यू एंट्री से देख सकते हो। दिस इज द वन आंसर। सेकंड आंसर, आप बोल सकते हो कि मुझे रिमेनिंग स्टॉक, कि अगर मुझे देखना है कि एज ऑन टुडे मेरे पास स्टॉक में लैपटॉप कितना पड़ा है, तो वो जो क्वांटिटी आपको मिलती है, जो सम क्वांटिटी का मिलता है, वो आपको मिलता है आइटम लेजर एंट्री के सम से, राइट, उसका टोटल। और उस टोटल क्वांटिटी जो मैं स्टॉक अभी है मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या है, वो मेरा आता है वैल्यू एंट्री से। तो आप ये उसको आंसर दे सकते हो कि आइटम लेजर एंट्री से मुझे पता चलता है मेरे पास एज ऑन टुडे स्टॉक कितना है और उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है।
वो मुझे वैल्यू एंट्री से पता चलती है। और ये भी तो एक पॉइंट है ना कि अगर जैसे चार्ज वगैरह अप्लाई करते हैं तो हाँ, वो तो आईएलई में तो होता नहीं, वो तो वो वैल्यू तो वैल्यू एंट्री में। एंट्री इसलिए तो होता है, तो आईएलई में तो हाँ। वही, इसीलिए तो मैं बोला कि 2 बार वैल्यू एंट्री क्यों बन रही है, रिसीट के हाँ, टाइम पे भी बन रही है और और इनवॉइस के टाइम इनवॉइस पे के भी। टाइम पे। अब लेकिन रिसीट के टाइम पे जब बन रही है, और मैंने हम्म इसीलिए अभी एम्फेसाइज भी किया था कि जब आप रिसीट कर रहे हो उस टाइम पे हम्म वैल्यू एंट्री इसलिए बन रही है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई एज ऑन टुडे मेरे पास 27,000 का है, ठीक है, वो हम्म 27,000 एज अ एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाले कॉलम में डाल रहा है। लेकिन हम्म जैसे ही आप इनवाइस कर रहे हो तो वो एक्सपेक्ट वाले को माइनस कर दे रहा है, उसको जीरो कर दे रहा है और एक्चुअल हम्म में डाल दे रहा है। तो मान लो जब आप हम्म इनवाइस कर रहे हो, ठीक है, हम्म आपने रिसीव किया था तो 27,000 कॉस्ट थी, लेकिन हम्म। फ्रेट लग गया 2,000 रुपए। आपने चार्ज हाँ हाँ आइटम लिया, हाँ हाँ चार्ज हाँ। आइटम आपने अप्लाई कर दिया, तो जो हम्म। दोबारा वैल्यू एंट्री बनेगी वो रिवर्स करेगा 27,000 को एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आपका पोस्ट होगा 29,000। मतलब 5 हम्म। लैपटॉप की कीमत आपकी हो गई 29,000। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू एंट्री 2 बार बनती है, आइटम लेजर एंट्री 1 बार ही बनती है, क्योंकि वो ओके। क्वांटिटी से लेना देना है, उसका तो पैसे से, उसका नहीं अमाउंट से तो कोई लेना देना देन ही नहीं। दैट पर्सन वाज सेइंग कि क्वांटिटी तो वैल्यू एंट्री में भी होती है। यार देखो, एक बात बताते हैं, यहाँ पर ना दो टाइप के क्वेरीज आते हैं हमें। हाँ पहला हाँ। जो क्वेरी आता है ना वो होता है कि कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कि हम्म ये कैसे करना है वो कैसे करना है। दूसरा होता है जो कि कॉमन है हमारे कंसल्टेंट वाले प्रोफाइल में, एंड आई हैव हम्म ऑल्सो सीन। वो होता है, इसको आम भाषा में बोले अगर क्लाइंट के साइड से भी आता है तो जबरदस्ती का, और उसको नेट पिकिंग बोलते हैं कि ऐसा हम्म क्यों है, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों किया है। भाई देखो, बात यह है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक रिजल्ट, एक आउटपुट। तो अभी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, सर आप ये बताओ कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, आई विल गिव यू दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब कोई हम्म बोलेगा अरे यार बिजनेस सेंटर में ये क्यों नहीं है, आरएफ क्यों नहीं है, क्वालिटी का मॉड्यूल क्यों नहीं, ये तो होना चाहिए। भाई बात ये है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट देख रहे हो, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट पूरा इकोसिस्टम देख रहा है, उसको पता है कि करेक्ट हमको करेक्ट। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पोजीशन करना है। अगर वो हम्म बिजनेस सेंटर में सब कुछ डाल दे तो फिर वो हम्म एफएनओ की तरफ कोई क्यों जाएगा। तो बात ये है कोई कि नहीं। ऐसे क्वेरीज आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, दिस इज नॉट न्यू, हम्म बट ये मोस्टली जो आते हैं ना, ये हमारे इंडियन क्लाइंट से भी आते हैं, मोस्टली बाहर से भी आते हैं, बट मोस्टली इंडियन क्लाइंट से आते हैं। वो मैंने भी फेस किया, बट इस केस में क्या होता है ना, बिकॉज देखो हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर है। वो उसमें अब हम बोलेंगे भाई ऐसा, जीएसटी में अब यूज केसेस है, पहले वो ऊपर एक हेडर पे स्ट्रक्चर होता था, बोलेगा इस तरह से क्यों है, ऐसे करो ना। तो बात ये है कि यू हैव परचेज्ड अ प्रोडक्ट। अगर राइट। आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप स्क्रैच से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाओ अपनी कंपनी के लिए, फिर उसमें आपको जैसा चाहिए जिस तरह से चाहिए वो लो। सॉफ्टवेयर या किसी मतलब प्रोजेक्ट में क्या होता है, एसएपी हो चाहे ओरेकल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट, एक प्रोडक्ट है, रेडीमेड है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, और विदाउट उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किए हुए हम उसमें कोई भी नई चीज लाते हैं। तो आपको या क्लाइंट को किसी को भी रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, कैसे हो रहा है। वो उसमें घुस के फिर आर्किटेक्ट वाला काम करने जाते हो तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और उस बंदे ने मुझसे एक चीज और पूछी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक वेयर हाउसिंग एंड एडवांस वेयर हाउसिंग। उसके लिए तो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें क्लियर कट एडवांस में क्या क्या आएंगे, बेसिक में क्या क्या आएंगे, वो हम लोगों ने वेयर हाउस वाले मॉड्यूल जो सेशन दी करेक्ट। उसमें हमने उसको प्रेजेंट भी किया था कि उसमें क्या है। आप एक बार वो सेशन देख लेना। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अगेन हम लोग भी जब कोई सेशन करते हैं ना तो हम लोग एक पुराना डॉक्यूमेंट जो एनएवी के टाइम का था वो रेफर करते हैं, क्योंकि अगेन सब कुछ मॉड्यूल तो वही है, स्ट्रक्चर वही है, नई चीजें आ रही है, एनहांसमेंट्स हो रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट आज के डेट पे भी है वो यही डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ जो है, डायनेमिक स्नैप 2030 वर्जन का जो लास्ट उन्होंने निकाला था। आप learn.microsoft.com पे जाओगे तो वो आपको उतना एग्जॉस्टिव नहीं मिलेगा, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो उसको अगर फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज है, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि एडवांस में क्या क्या कवर कर रहे हैं, बेसिक में क्या क्या कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आज प्रोक्योर टू पे बताया, इसीलिए आकाश ने स्टार्टिंग में बोला कि देखो अगर मुझसे कोई पूछता है ना प्रोक्योर टू पे इंटरव्यू में, तो देखो मैं तो परचेस कोड से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं एंड टू एंड बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट देखो तो परचेस ऑर्डर से स्टार्ट करता है, सेल्स एड पे अगर वहीं पे देख लो तो सेल्स कोड से स्टार्ट कर देता है। अब उनका क्या है, एक अपना उन्होंने लिखा होगा कि हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, बट व्हेन वी आंसर इट तो हमको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में क्या है और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से, परसेप्शन से जो समझ रहे हैं उसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर में। बोथ आर ट्रू। यस यस, करेक्ट
करेक्ट करेक्ट। तो वो वेयर हाउस वाला वीडियो अवेलेबल होगा है ना? अवेलेबल है, वेयर हाउस वाला वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी, उसमें ये पूरा मेंशन किया गया है। ओके जी, ओके, थैंक्स अ लॉट गुलशन। थैंक यू। Any more questions? I can see few raised hands. Hi, Gulshan. Hi. Hi, this is Ravi, and thank you Hi, Ravi. very much for scheduling this call for the Procure to Pay. I would like to ask that if you want to remove the receipt condition, so for an example, there is a PO, there is receipt, and then there is an invoice. So if you want to remove the receipting part from any purchase order, for how would we like to proceed for this purpose? So for an example, if the PO is raised and the goods has been received, but the customer do not want to maintain the inventory, so he only wants to make the invoicing. So for an example, it is a servicing for that point of time. So without receiving, how can we create direct purchase invoice from purchase order line? Okay, first session आकाश का है, आकाश को मैं हैंडल करने दूंगा। आकाश। सो इसके लिए बेसिकली यूजर सेटअप जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है, पहले तो एक वो है जो सेटअप है, राइट, एक परचेज एंड पेएबल पे, वो आपको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिसीव मेंटेन नहीं करना है तो आप वो पेज ही क्यों यूटिलाइज करोगे, राइट। रिसीट ऑन इनवॉइस का जो है एक, ये आप ऑफ कर सकते हो क्योंकि आपको रिसीविंग मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, आपको इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना, राइट, दैट्स द वन थिंग। देन अगर आप यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि आप परचेज ऑर्डर पे अगर मैं जाऊँ, I'll take a moment as well। देखिए यहाँ पर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सर्विसेज सेल कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा भी एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसमें हम लोग सिर्फ जीएल यूज करते हैं, क्योंकि अगर किसी को इन्वेंट्री मेंटेन ही नहीं करना है तो फिर तो हम लोग जीएल ही बना लेंगे। जीएल आराम से सेलेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो डालना है डाल देते हैं और उससे मैनेज हो जाता है। या फिर आप सर्विस, अगर आप पूरा हार्डकोर सर्विस इंडस्ट्रीज में हो, जैसे कि एसीएन हॉल उसका सर्विस वाला, तो वो सर्विस मॉड्यूल है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी अभी मुझे आपका क्लाइंट का एग्जैक्ट क्या है बिजनेस वो नहीं पता, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल है और वो बोल रहा है कि यार जैसे कि मुझे आइटम मेंटेन नहीं करने मेरे मिसलेनियस है जो भी है, तो आप जीएल कर सकते हो, पहला चीज वो, तो उसमें आपका कोई आईएलए वगैरह से लेना देना है नहीं। दूसरा, आप अगर सर्विस का देख रहे हो तो आप सर्विस मॉड्यूल देख सकते हो, उसके इसमें सर्विस आइटम बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप देख लो कि क्या सिनेरियो है। लेकिन अगर सिस्टम में आप टाइप इन्वेंट्री वाली आइटम बना रहे हो तो फिर वहां पर आपकी आईएलई जनरेट होगी, चाहे वो आप डायरेक्टली परचेज इनवॉइस ही क्यों ना बनाओ। अभी जो आकाश ने बुलियन दिखाया उससे सिर्फ इतना होगा कि आपका जो पोस्टेड परचेज रिसीट बुलियन अगर ऑन है तो आपका पोस्टेड परचेज रिसीट नहीं क्रिएट होगा, इतना ही होगा, ठीक है। एक एडिशनल जो डॉक्यूमेंट होती है वो नहीं क्रिएट होगा। उससे क्या है, अगर वो ऑफ रखोगे, अगर आपका डेटाबेस का थोड़ा कांस्टेंट है, आप लाइव पे हो, सास वर्जन यूज करो, थोड़ा आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि आप 1000 इनवॉइसेस कर रहे हो तो 1000 पोस्टेड परचेज रिसीट भी क्रिएट करें, उतना ही डिफरेंस है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन, अगेन वो मैंने ब्लॉग में डाला, अगर आप आइटम चार्जेस वगैरह यूज कर रहे हो उस केस में भी, ठीक है, तो वो है। लेकिन आपकी आईएलई बनेगी अगर आप इन्वेंट्री टाइप का आइटम यूज कर रहे हो। नहीं करना है तो जीएल देख लो आप, वो सबसे ईजी तरीका है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देने का जरूरत नहीं है। Great, great. Thank you. And one last thing, that जैसे इन्वेंट्री के टाइम, पेमेंट के टाइम पे देर आर टू डिफरेंट ऑप्शन। वन इज अ पेमेंट जर्नल, अनदर अपन जर्नल के थ्रू भी कर सकते हैं, या अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पेमेंट वाउचर भी जनरेट होता है, राइट। तो पेमेंट जर्नल में और मतलब जर्नल या पेमेंट वाउचर में, इन दोनों में बेसिक कुछ डिफरेंस है या इट इज जस्ट इन वर्कशीट? सोर्स कोड, देयर इज ओनली डिफरेंस रिलेटेड टू सोर्स कोड, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। अगर आप पेमेंट वाउचर की भी बात करो या पेमेंट जर्नल या जर्नल की भी, तो सोर्स कोड वहाँ पे बैकएंड में अगर आप जाओगे तो सोर्स कोड पेमेंट जर्नल पे पेमेंट जर्नल है, जर्नल पे जर्नल है, बाकी लुक फील एवरीथिंग सेम है, क्योंकि बैकएंड में टेबल सेम है। एक जैसे दो चीजें होती है, एक तो पेमेंट जर्नल रिकंसिलिएशन होता है, फिर और एक बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन होता है। तो क्या उस लेवल पे भी सिर्फ जो पेमेंट जर्नल के थ्रू एंट्रीज करना है वही पेमेंट जर्नल रिकंसिलिएशन? नहीं, पेमेंट जर्नल रिकंसिलिएशन, और आप ये कहना चाह रहे हो कि पेमेंट जर्नल रिकंसिलिएशन भी सिमिलर है, ऐसा मतलब पेमेंट जर्नल से एंट्री करेंगे तो ही पेमेंट जर्नल रिकंसिलिएशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बैंक रिको का सेशन तो ऑलरेडी लिया हुआ है, हम लोग पेमेंट वाला जो रिकंसिलिएशन बोल रहे हैं वो भी ले लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट जर्नल से आप कर रहे हो तो ही उसमें लाइंस कंसिडर होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, थैंक्स। ठीक है,
दैट इज वेरी सिमिलर टू बैंक रिको। वहाँ पे कुछ आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस मिलते ही, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आता है, हाई लो कितना मैच हुआ, वो सब चीजें थोड़ी डिफरेंस है, वो भी हम प्लान कर रहे हैं, वो भी हम लोग फाइनेंस के सेशन में इंक्लूड करेंगे। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं रवि, लाइक जब आप पेमेंट जर्नल से पोस्ट कर रहे हो या जर्नल से पोस्ट कर रहे हो, तो अगर वो बैंक, क्योंकि जब आप बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो तो वहाँ पे बैंक लेजर एंट्री लेके आता है, ठीक है। तो अगर बैंक लेजर एंट्री बन रही है तो बैंक अकाउंट रिकंसिलेशन में आएगा, लेकिन पेमेंट जर्नल पूरा का पूरा सेपरेट ही है, कि वहाँ पे अगर आप बैंक लेजर एंट्री बने भी तब भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा पेमेंट जर्नल रिकंसिलेशन पे, बट बैंक अकाउंट रिकंसिलेशन में बैंक अकाउंट लेजर एंट्री के थ्रू आप रिकंसिलेशन कर। तो फिर अगर जैसे पेमेंट रिकंसिलेशन पेमेंट जर्नल के थ्रू एंट्री करते हैं और उसका पेमेंट जर्नल के अंदर रिकंसाइल हो गया, तो बैंक लेजर के अंदर तो वो आएगा ही आएगा ना? हाँ, वो तो बैंक अकाउंट लेजर बनेगा वहाँ पे आपको देख। और रिकंसिलेशन में एक चीज अगर आप और देखो, जो कि धवल ने लिया था सेशन, काफी एक्सॉस्टिव और डिटेल्ड है, तो उसमें भी आप देखोगे कि अगर बैंक अकाउंट लेजर एंट्री में आपका वो क्लोज हो गया है, वो बूलियन है, ओपन करके कॉलम है, वो बूलियन अगर ऑफ हो गया है तो वो एंट्री वहाँ पे नहीं आएगी, ओनली वही एंट्रीज बैंक रिकंसिलेशन में जाएंगी जो कि वो पे ट्रू है। तो जब आप पेमेंट जर्नल पोस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसको रिकंसाइल कर ही दे रहा है वो, मतलब जो बैंक लेजर एंट्री बने वो ऑटोमेटिकली फॉल्स है, तो आएगा ही नहीं उधर। ओके, थैंक्स। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो हाय सर, गुड इवनिंग सर, मैं अभिषेक सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया ना कि परचेज ऑर्डर बनाने के बाद जब मैं रिलीज करता हूँ, इनवॉइस बनाते समय सिर्फ वैल्यू एंट्री बनती है, आईएलई नहीं बनती है। अगर इन केस सर, अगर मैं डायरेक्ट अगर परचेज इनवॉइस बनाता हूँ तो फिर क्या वहाँ पे आइटम लेजर एंट्री बननी चाहिए सर? आप परचेज इनवॉइस आइटम लेके बना रहे हो तो आईएलई जरूर बनेगी। इन्वेंट्री वाली आइटम अगर आपकी है, आप परचेज इनवॉइस ही क्यों ना बना रहे हो, तो आईएलई तो बनेगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 रुपीज का आइटम में 1 क्वांटिटी है, आप बोल रहे हो 100 रुपीज मेरे सिस्टम में दिखना चाहिए लेकिन वो 1 क्वांटिटी नहीं दिखनी चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं होगी। वो रिलेशन ऐसा नहीं है कि आप परचेज ऑर्डर से रिसीट पोस्ट करोगे। कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, स्टार्टिंग में मुझे भी था कि अरे यार पीओ बनाया, उससे रिसीट पोस्ट किया तो आईएलई बन रही है, समझ में आता है। डायरेक्ट इनवॉइस बना रहा हूं तो सिर्फ जीएल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप परचेज इनवॉइस डायरेक्टली बनाना, उसमें आइटम लेना इन्वेंट्री टाइप वाली और आप पोस्ट करना, तो आपकी आइटम लेजर एंट्री बनेगी, जीएल तो बनेगी, वैल्यू बनेगी, आइटम लेजर एंट्री भी बनेगी। अब जो आकाश ने दिखाया तो वो बूलियन रिसीट ऑन इनवॉइस वाली, अगर वो ऑन है तो आपकी पोस्टेड परचेज रिसीट बनेगी और जो आइटम लेजर एंट्री होगी उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपकी पोस्टेड परचेज रिसीट का होगा। अगर वो ऑफ है तो पोस्टेड परचेज रिसीट तो बनी नहीं, तो अब जो आईएलई बनी है उसका डॉक्यूमेंट नंबर होगा आपकी पोस्टेड परचेज इनवॉइस का नंबर। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन आईएलई तो बनेगी अगर आप आइटम ले रहे हो तो। वेलकम। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। You're welcome. Any more questions? Hello. Yeah. Please go ahead. Yeah, Burhan, right? Yes, Burhan. हाँ Yes, जी, Burhan. बताएं। I have a question here, like for the values and this. Let's say कि हम 27,000 का मेरी इनवॉइस पोस्ट हुई है, एक तो एंट्री जाएगी 27,000 की, लेकिन जो मेरा आइटम चार्ज है 2,000 का, तो वो वैल्यूज एंट्रीज में मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट को इफेक्ट करेगा या कौन से अकाउंट में वजह से हो जाएगा? ये आपने ट्रांजेक्शन करके देखा है ये बार? क्योंकि ये नॉट टू टेक इट इन एनी अदर वे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करके देखोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर आइटम चार्ज यूज कर रहे हो ना, तो आइटम चार्ज यूज करने का मतलब ही ये है कि मुझे इन्वेंट्री पे लोड करनी है। 100 रुपीज का आइटम खरीदा था, 10 रुपीज वेंडर ने डिलीवरी चार्ज लगाया, तो आज को मैं बोलूंगा कि ये आइटम मेरे को कितने पड़ा, 110 रुपीज का पड़ा। तो ये नहीं बोलूंगा कि 100 रुपीज का पड़ा। अगर आप अमेजोन से कुछ खरीदो और सेलर ने आपको डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगाया, तो आप तो यही बोलोगे ना, किसी दोस्त ने पूछा कितने का आइटम है, तो आप बोलोगे 150 का, 100 रुपए का था, 50 रुपए डिलीवरी लग रहा है, लेकिन आपको 150 का ही पड़ा। सिमिलरली हम आइटम चार्ज इसी केस में यूज करेंगे जब वो जो आपका अमाउंट है वो आप बेयर कर रहे हो, इसीलिए आपको इस इन्वेंट्री पे लोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गुड्स की वैल्यू इज इंक्लूडिंग दैट आइटम चार्ज। अगर वो बोल रहा है शिप पर सप्लायर की चलो ये 50 रुपीज डिलीवरी चार्ज है, बट ये मैं आपसे नहीं ले रहा, देन आपको आइटम चार्ज यूज करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही उस पे ही जाएगा और आप बस इसको लोड करो, परचेज इनवॉइस लो, रिसीट लाइन पे लोड करो और एक बार प्रीव्यू करके देखो तो आपको वैल्यू एंट्री में क्लियर दिख जाएगा कि इसका इम्पैक्ट कैसे आया है। Okay, got it. Thank you. I have one more question. Like for the service items, we have a type of inventory like service item. तो हम कौन से केसेस में सर्विस आइटम यूज करते हैं? लेट्स से मेरे भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, कोई फ्रेंचाइजेस टेक करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जीएल एंट्री नहीं बनाता, मैं एक सर्विस टाइप का आइटम बना देता हूँ। तो सर्विस टाइप का आइटम तो बन गया, लेकिन आइटम लेजर एंट्री भी बन रही है और मैं आइटम लेजर एंट्री बना रहा हूँ, वो एंट्री ओपन रहेगी। अब मैं सर्विस टाइप के आइटम को क्लोज कैसे करूँगा? लेट्स से ईयर एंड पे इन्वेंट्री क्लोज कर रहा हूँ, तो सर्विस टाइप की सारी मेरी आइटम्स थी, इन्वेंट्री टाइप का था नहीं, तो सारी एंट्रीज ओपन से होंगी, उन्हें मैं क्लोज कैसे करूंगा? लाइक कौन सा स्पेसिफिक सिनेरियो है कि मैं सर्विस टाइप आइटम यूज कर सकता हूं? Akash, you're taking it? Okay. Yep. So Burhan, I'm not sure if you watch our video on the service module. It's already have. If and Dhawal already put the channel link. वहाँ पे आप जाओ, सर्विस मॉड्यूल का पूरा 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, उसमें एवरीथिंग वी एक्सप्लेन्ड, और वो वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। एंड स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप अ कमेंट और यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू दैट, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, इवन लिंक्डइन पे भी आप पूछ सकते हो। बट वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है सर्विस आइटम कब यूज करना है, कौन से सिनारियो में, कौन से बिजनेस केस में है, राइट? आप वहाँ पे पूरा आप वो देख सकते हैं ना। आई बिलीव कि जितने भी आप अपने क्वेश्चन पूछे, स्पेसिफिक सारे क्वेश्चन उस वीडियो में आंसर किए हुए हैं। और देखिए आप सर्विस मॉड्यूल देखोगे तो वहां पे तो आपको डिटेल में मिलेगा। और जो आइटम कार्ड पे आपके 3 टाइप है ना, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस, अगेन इसका भी आप ब्लॉक्स पढ़ लेना। इन्वेंट्री टाइप तो हम लोग सब लोग यूज कर रहे हैं तो सबको पता है, ठीक है। नॉन इन्वेंट्री टाइप अगर आप सिनेरियोज पूछो ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे छोटे मोटे चीजें जिसका कि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ना किसी रीजन से नट बोल्ट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, या फिर मेरे ऑफिस की कुछ चीजें हैं, पेन्स हैं, पेपर्स है, ये सब चीजें ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? यार बहुत नॉर्मल रखना है, सिंपल रखना है, तो आप जीएल बना दोगे। किसी ने बोला नहीं नहीं भाई मैं जीएल में डायरेक्ट नहीं चाहता हूँ, मैं ये देखना भी चाहता हूँ, मेरे लिए ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक आइटम बना दो अलग अलग, ताकि मेरे को वो भी खर्चा दिखते रहे अगर मैं आइटम वाइज भी देखना चाहूँ। तो उस केस में आप नॉन इन्वेंट्री बना लें, ठीक है। वो भी फिजिकल आइटम्स ही है, नॉन इन्वेंट्री वाले भी, लेकिन आपके लिए उसका ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस केस में क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे कि आपका आप प्रोडक्शन हो गया, असेंबली हो गया, आपका लोकेशन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और आप जब इन्वेंट्री आप रिक्लासिफिकेशन वगैरह करते हो, या फिर आप ईयर एंड में अपनी इन्वेंट्री को फिजिकली काउंटिंग करते हो, उसके लिए भी हमारे पास एक पेज है। ये सब चीज में वो आपका नहीं दिखेगा, ये जो आइटम्स है ना जो नॉन इन्वेंट्री टाइप वाले हैं, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप थर्ड अगर सर्विस टाइप पे आते हो तो वो तो आपका नॉर्मल सर्विसेज जैसा, जैसे कि मान लो आप एक सीए है, आप एक सीए की सर्विस ले रहे हो, ठीक है, आपका रिटर्न फाइल में हेल्प करता है, तो आप क्या आइटम बनाओगे नहीं, नॉन इन्वेंट्री बनाओगे नहीं, लेकिन जीएल में नहीं डालना है डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे? एक सर्विस बना दोगे, ठीक है। कंसल्टिंग चार्जेस हो गया, कोई लेबर आवर्स हो गया, ठीक है। जैसे हमारा और आपका जो भी होता होगा, क्लाइंट को बिल होता होगा, है ना, बिलेबल रिसोर्सेज होते हैं, तो समझ लो कि अगर हम लोग उसको बिजनेस सेंटर में आइडियल वे में यूज करें तो मैं सर्विस आइटम बनाऊंगा, ठीक है। Yes, okay. I have got it. Basically, I have also watched the service module session recently. So that's why it was a confusion in my mind कि मैं स्पेसिफिकली सर्विस आइटम, अब जैसे आपने कंसल्टिंग सर्विस की बताया कि मैं कंसल्टिंग सर्विस का एक आइटम बना दूंगा, लेकिन उसकी टाइप सर्विस टाइप होगी, ठीक है। अब सर्विस टाइप है तो वो जाहिर उसकी आइटम लेजर एंट्री भी बनाएगा। सर्विस मॉड्यूल से एक अलग चीज है, वो तो टोटली अलग आ जाएगा। लेकिन अब आइटम कार्ड पे इन्होंने जो सर्विस टाइप दी है उसके बारे में मेरी अभी तक कंफ्यूजन है कि वो हम क्यों यूज करते हैं। मैंने सर्विस टाइप का आइटम भी बना दिया, हालांकि कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहा हूँ और आइटम लेजर एंट्री भी कट नहीं करवाना चाह रहा। अरे तो वही आपको मैं बताया ना कि आप ये देखो कि ये जो आइटम मैं बना रहा हूँ ये कहाँ कहाँ किस किस ट्रांजेक्शन में सपोर्ट हो रहा है, उसी बाइफर्केशन के लिए। जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री नॉन इन्वेंट्री में डिफरेंस बताया कि अगर नॉन इन्वेंट्री है तो आप उसको कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते हो। आप प्रोडक्शन में नहीं यूज कर सकते, आप असेंबली में यूज नहीं कर सकते हो, लोकेशन ट्रांसफर में यूज नहीं कर सकते हो, फिजिकल काउंटिंग, रीवैल्यूएशन, ये सबसे हट गया वो, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल इन्वेंट्री आइटम बना देते तो आपको इन सब में दिखता,
तो आपका एक तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑलरेडी हो गया ना, क्योंकि सेग्रीगेशन वो क्या करेगा, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखो। इसके लिए एक टेबल भी है, मैंने इसको कहीं पे सेव करके रखा था, जिसमें कि तीनों का और कौन कौन से मॉड्यूल में सपोर्टेड है, वो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। आप सिर्फ अगर डेफिनेशन के वाइज जाओगे तो शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिले। अगर आप एक बार वो देखोगे कि कैसे ये बाइफिकेट हो रहा है, कौन से मॉड्यूल में इसका इम्पैक्ट है, कौन से मॉड्यूल में नहीं है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आई हैव गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, आप एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना एक बार, ठीक है, मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? सर एक Hello. क्वेश्चन था। हाँ जी, हेलो हाँ जी, प्लीज गो अहेड। हेलो you're audible, you're audible. सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये क्लास से मुझे भी इस क्लास का नहीं था सर, ये ट्रांसफर ऑर्डर से था सर। एक मेरी क्लाइंट आप- है। नहीं तो आप एक काम करो, वो आप ना एक बार कमेंट पे मेंशन कर दो उस सेशन के वीडियो पे जाके, ठीक है। एंड वो ट्रांसफर ऑर्डर अच्छा। था ना, तो ट्रांसफर ऑर्डर के जो भी प्रेजेंटर थे मैं वो वहां पे देखूंगा। रिप्लाई कर देंगे। हाँ, आकाश था, आकाश वहां पे रिप्लाई कर देगा, ठीक है। सर एक्चुअली मैंने क्लास नहीं कर पाया था वो, इसलिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, हमारा वो सेग्रीगेटेड है, क्योंकि हम लोग भी ये वीडियो आप के लिए डाल रहे हैं, फिर दूसरे अगर टॉपिक्स रिलेटेड इसमें चीजें आएंगी तो फिर वो बाद में आपको भी मजा नहीं आएगा देखने में। नहीं नहीं, थैंक यू सर, इसके लिए आपने वीडियो डालते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उससे। थैंक यू इसके लिए सर। We try and thank Hello. you for your feedback. Yes, yes, yes. Please tell. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी, कि जैसे कि हम परचेज ऑर्डर कोड से बनाते हैं, लाइक जो माल कोटेशन देते हैं, जैसे अगर कोई वेंडर हमारे लिए माल भेजे ट्रांसफर चालान के थ्रू, देन इस केस में हमको इन्वेंट्री भी इन करनी है, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए बनाना हुआ इन्वेंट्री इन करने के लिए। उसके बाद कोई और प्रोसीजर है परचेज के, परचेज में कि हम ट्रांसफर चालान से माल आता है तो हम किसी अदर तरीके से उसको इन करते हैं सिस्टम में। देखो, इसमें तुम ट्रांसफर चालान की बात कर रहे हो, तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है रजत, देन यू कैन टेक इट लाइक आप पॉजिटिव एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। या purchase वहाँ journal आइटम भी है। या परचेज जर्नल से भी आप पोस्ट कर सकते हो अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है तो, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा परचेज ऑर्डर के थ्रू आए या किसी और के थ्रू, देन डेफिनेटली आपको परचेज कोड बनाना है, या जो भी आप प्रोसेस फॉलो करें परचेज ऑर्डर से आप पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते हो कि भाई मैं परचेज ऑर्डर नहीं बनाऊंगा, देन यू हैव द 2 ऑप्शंस। वन इज परचेज जर्नल, वहां से आप रिलेटेड सप्लायर लेके आप इन्वेंट्री इन कर सकते हो, और दूसरा है आइटम जर्नल में पॉजिटिव एडजस्टमेंट, वहां से आप पॉजिटिव और- एडजस्ट करके इन्वेंट्री इन कर सकते प्रेफर्ड वे इस सिनेरियो में परचेज जर्नल रहेगा, क्योंकि जब हम लोग आइटम जर्नल की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग एडजस्टमेंट के लिए ही उसको यूज कर रहे हैं। तो इस केस में परचेज जर्नल प्रेफर्ड रखना, इम्पैक्ट सेम होगा बट प्रेफर्ड विल बी परचेज जर्नल। सेल इनवाइस भी करना होता है, देन हम अगर एडजस्टमेंट चैनल के थ्रू इन्वेंट्री बढ़ाते हैं और फिर उसका सेल कार्ड मतलब सेल इनवाइस देते हैं, तो फिर ऑडिटर का क्वेश्चन होता है कि आपने इन्वेंट्री बढ़ाई और आपसे कॉस्ट ऐड की, तो आपने इसको कहीं दिखाया नहीं, कॉस्ट तो अपने पास से लगा के दे दिया, कहीं से उसको बिजनेस के थ्रू कॉस्ट फिर तो भले अगला भले ट्रांसफर कर रहा है आपके लिए तो परचेज ही हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर सामने से आ रहा है देन तो आपको परचेज ही दिखाना पड़ेगा। आई डोंट नो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, बट आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शन। हो। अगर ऑडिटर बोल रहा है यस यू हैव टू डेफिनेटली फॉलो द डॉक्यूमेंट, परचेज ऑर्डर बनाओ एंड ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है ना फिर तो आपकी। फिर इसमें एक लाइन से हो रहा है तो परचेज ऑर्डर डालते हैं, देन उसकी इनवाइस नहीं मिलती, फिर अकाउंट करता है परचेज ऑर्डर इन हुआ है, फिर इसकी इनवाइस नहीं मिली है, इनवाइस हो जाएगी तो इनवाइस जीएसटी नेक करेगा, क्योंकि चालान पे तो जीएसटी करके तो नहीं मिल जाता, वरना जीएसटी पोर्टल में दिखाता है कि हमने इस कंपनी को माल बेचा है। रजत यू कैन रीच आउट टू मी, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, अमन, हेलो। अमन ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हमने सर रिसीट पोस्ट करी है और उसके बाद हमारा वो आइटम कंज्यूम हो चुका है, लेकिन फिर हमें बाद में पता चल रहा है कि हमें उसे रिटर्न करना है या क्रेडिट नोट पास करना है, तो हमारे पास इन्वेंट्री तो है नहीं, तो सिस्टम हमें एरर थ्रो करता है, तो उस केस में बेस्ट पॉसिबल वे क्या रहेगा सर? भाई तुम तो मतलब कंज्यूम भी कर लिया है और वो सेम बैच का, तो
गुलशन लाइक फिर तो आपको इस पूरा केस में प्रोसेस वैसे ही हाँ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने सेल भी कर दिया है तो आपको प्रॉपर रिटर्न करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न ऑर्डर बना के एंड देन वहां से नहीं ऐसा इन्वेंटरी नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं कैसे करूंगा सिस्टम से उसे? तो पहले तो सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा ये। सेल भी राइट नहीं हुआ आपका। का मतलब प्रोडक्शन में कंज्यूम हुआ है वो मेरा आइटम, मुझे रिटर्न करना है मतलब उसे। प्रोडक्शन में कंज्यूम हुआ, रिटर्न करना है। ये रॉ गुलशन का मटेरियल क्वेश्चन था ना ऐसा है उसकी कि बनाने में। 5 क्वांटिटी का रॉ मटेरियल था, 5 ही आया वो, उसने कंज्यूम कर लिया प्रोडक्शन में, स्टॉक इन हैंड 0 है, अब वो आएगा ही नहीं मटेरियल ड्यू टू XYZ जी। रीजन। अब वो कैसे रिटर्न करे उसको? उस केस में तो वो फिजिकल इन्वेंट्री तो नहीं जाएगी भाई, क्योंकि उससे तो वो क्रेडिट नोट ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये स्टॉक तो है ही नहीं। करेक्ट गुलशन, क्योंकि मेरे करेक्ट। पास स्टॉक नहीं, रिटर्न क्या करूंगा फिर? तो सैंपल एक जर्नल पास करके भेज सकता हूँ, हाँ क्रेडिट नोट बना के, क्योंकि मुझे आप पेबल एडजस्ट हो जाए। आप फिर भी आपका आपका So, कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है ना, तो एक बार फिर आप आकाश से टच में हो ना, हम्म, पर्टिकुलर सिनेरियो एक बार वो बताना, वो फिर वहां पर हम लोग करके देख लेंगे, नहीं तो। ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, सर जब हम ब्लैंकेट ऑर्डर बनाते हैं उसके बाद हम नॉर्मल उसे परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा ब्लैंकेट ऑर्डर का ही नंबर सीरीज पिक कर लेता है सिस्टम, लेकिन हमें नॉर्मल पीओ का सीरीज पिक करवाना है। तो इज देयर एनी वे कि हम उसको नॉर्मल पीओ का सीरीज पिक करवाएं मेक ऑर्डर करते वक्त? हमने नंबर सीरीज गलत डाल रखी होगी सर। परचेज एंड पेबल सेटअप पे जाओ, परचेज ऑर्डर पे करेक्ट नंबर सीरीज डालो, वहाँ पे ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर की सीरीज डिफाइन करके रखी हो, इसीलिए वो सेम नहीं नंबर से। नहीं सर, हाँ वो भाई, करके देखा था शायद मे बी, तो वो सेम ही नहीं लेके आ रहा था। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बट सेम कैसे लाएगा, क्योंकि आपका तो डॉक्यूमेंट टाइप ऑर्डर जनरेट हो रहा है ना, तो वो ऑर्डर वाले से ही लेके आएगा, क्योंकि हमने भी किया है, आता ही है। बट एक ही ऑप्शन था कि वहां पे क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट आई थी वो ऐसे आई थी कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट पीओ का नंबर रहता है वही उठा के ले आता है, क्योंकि मेक ऑर्डर करने के टाइम आपको ऑप्शन नहीं आता नंबर सीरीज सेलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल पीओ बनाओगे और आपने मैनुअल रखा है नंबर सीरीज में, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा नंबर सीरीज लूँ। बस ये वाली फीचर आप नहीं यूटिलाइज कर पाओगे जब आप ब्लैंकेट ऑर्डर से ऑर्डर बना रहे हो। ठीक है, ओके सर। बाकी तो वो पीओ का ही उठाएगा। ठीक है सर। एंड सर पीओ में हमारा कहीं पे रिलीज डेट आता है क्या, अगर हमें चेक करना हो ये पीओ कब रिलीज हुआ है, तो रिलीज डेट पता लग सकता है हमें पीओ का? चेंज लॉग एक्टिवेट कर लो, वहां से आप देख सकते हो कि ये चेंज लॉग में कब इसका स्टेटस ओपन से रिलीज हुआ है उस पर्टिकुलर उसके टेबल के अलावा लिए। वो तो ऑल्टरनेटिव पीओ सर, मतलब वैसे कहीं पे नहीं आता हुआ नहीं, देखना हो? नहीं ठीक है डायरेक्टली सर। तो ऐसा डेट आई डोंट थिंक ऐसा है कुछ। क्योंकि वो लास्ट मॉडिफाइड और क्रिएटेड लेता है, लेकिन लास्ट मॉडिफाइड आपको बताएगा नहीं कि लास्ट में कौन सी फील्ड मॉडिफाई हुई, तो उससे वो होगा नहीं। आपको चेंज लॉग ही बेस्ट ऑप्शन है, वहां से ही आपको पता चलेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इफ संदीप। एक्चुअली मेरा कंपनी भी सिनेरियो है, जैसे 4-5 मेरा वेयर हाउसेज है जहाँ पे रिसीट पोस्ट होता है और इनवॉइसेस हेड ऑफिस में होता है। इज देयर एनी पेजेस या रिपोर्ट जहाँ पे अकाउंट्स का जो बंदा है वो देख पाए कि मेरा कितना इनवॉइसेस होना पेंडिंग है, कितना रिसीट हो गया है? ऐसा कोई पेजेस मिल सकता है जहाँ पे वो देख सके कि मेरा, ताकि वो फॉलो अप भी करते। कभी कभी वो इनवॉइस आता भी नहीं है टाइम पे, तो उसको फॉलो अप भी कर सकते। तो ये सिनेरियो मेरे पास आता है, तो जस्ट यही एक क्वेश्चन है मेरा। सो आप ये सिनेरियो में संदीप, लाइक अगर आपका गुलशन, कैन यू प्लीज टेक दिस, मुझे मेरी बस आ रही है। हाँ जी, एक मिनट, तुम्हारा इको आ रहा है। हाँ तो इको आ ही रहा है, आप म्यूट कर लो संदीप, आपका शायद स्पीकर पे है इसलिए। हाँ आकाश, नाउ यू कैन से। हाँ ओके, सो बेसिकली जब भी आप ये कर रहे हो तो आपके पास एक परचेज रिसीव नॉट इनवॉइस्ड करके एक ऑप्शन है, राइट? आई बिलीव एक रिपोर्ट है, एक मिनट।
quantity received, not invoiced, if I'm not mistaken. I forgot the name actually report. Gulshan, do you remember? ये पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आप परचेज लाइन वगैरह पे कर सकते हो। ये एक व्यू तो है, मेरे ख्याल से फ्रंट स्क्रीन पे ही आता है। अगर हाँ, परचेज ऑर्डर के आकाश, यू कैन गो टू परचेज ऑर्डर्स लिस्ट पेज। Yep. उसके अंदर They are पर्सनलाइजेशन से बहुत correct. परचेज ऑर्डर लिस्ट पेज पे फिल्टर वाला पैन ओपन करो, वहाँ पे अपने पास वो सेव्ड व्यूज का जहाँ पे ऑप्शन होता है ना, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी है एंड वी कैन क्रिएट ये रहा रिसीव नॉट इनवॉइस्ड, राइट? सो यहाँ पे आप फिल्टर वाले पे जाओगे, रिसीव नॉट इनवॉइस्ड यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे आपको परचेज ऑर्डर दिखा देगा। इसके अगेंस्ट में रिसीविंग हो रखी है, इनवॉइस नहीं हो रखी है, आपका व्यू चेंज हो, ये बाय डिफॉल्ट है। पार्शियल इनवॉइस भी है, ठीक है। हाँ। सारे ऑप्शंस है और हम एज स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी हम बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम किसी सेट ऑफ फिल्टर्स को बना करके उसको सेव भी कर सकते हैं, राइट? ओके हाँ, यहाँ पे आप अलग बना के एक अलग से अपना व्यू सेव कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, so I believe Gulshan, we can close this. Yes, We already still were 1.5 hours. yes, it will be a very long session then. And if you have more questions, आप उसको YouTube comment पे डाल देना जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, because this is a session we knew यहाँ पे बहुत सारे questions आएंगे, तो हम फिर वहाँ पर सारे answers आपको दे देंगे, ठीक है? Something that we don't know, we will test it first and then you'll give the best answer possible. Okay? And for today, thanks a lot for joining and see you in the next session. Enjoy the rest of your day. Thank you. Okay, thanks everyone. Thank you. Thanks, Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you.